हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन चालू करेंगे नया टॉपिक वैक्सीन्स एंड उसके बाद अगर हुआ तो कुछ और भी चीजें। पर लेक्चर चालू करने से पहले भाई मैंने तुमको बता दिया है कुछ आई थिंक पिछले वीडियो में भी कि भाई नोट्स अवेलेबल हैं, तो तुम अब चाहो तो उनको खरीद के एंड देन तुम उसे आराम से इजीली अपने साइड बाय साइड लेक्चर को चलने दे सकते हैं एंड अपने नोट ये जो नोट्स है इनको पढ़ सकते हो। ये नोट्स अपने आप में पूरे कंप्लीट है, तुम्हारा 85-90% पीएसएम तो इजीली इससे ही कवर हो जाएगा एंड तुम एग्जाम पे भी इसको छाप के आओगे तो भी तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। डेटा मैंने पहले भी बता दिया था कि डेटा हर साल पीएसएम पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो वो कुछ इन लेक्चर्स में मैं डेटा अपडेटेड जो डेटा है वो मैं बता दूंगा। 2025 में अगर तुम खरीद रहे हो, अगर अभी का एग्जाम दे रहे हो, ऑनगोइंग हो, तो तुम्हारा इससे भी काम चल जाएगा। मैंने पहले से ही डेटा लेटेस्ट डेटा ऐड करके रख दिया है। बाय चांस अगर मान लो तुम 1 साल 2 साल बाद इन नोट्स को खरीद रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको कुछ कुछ माइनर जगह पे ही मतलब 15-20 मिनट का काम है जहां पे तुमको डेटा थोड़ा सा अपडेटेड डेटा तुमको लिखना पड़ेगा, तो वो तुम कर सकते हो। मैं लेक्चर्स पे ही बीच में बताते रहूंगा, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि भाई तुम्हें नोट्स को लो प्लस जो ये वीडियोस चल रहे हैं, लेक्चर चल रहे हैं, इन लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर लो, तो तुम्हारी पूरी पीएसएम बहुत जल्दी एंड बहुत इजीली कवर हो जाएगी एंड तुम आराम से ना यार, अगर तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम इजीली 60-65% मतलब इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तुम 65 नंबर तक के तो इजीली ला सकते हो 100 में से अगर तुम्हारा पेपर होता है। एंड अगर नीट पीजी के हिसाब का देखा जाए तो भाई नीट पीजी के भी इसमें मैंने लगभग सारे, ये एक्चुअली में नीट पीजी के ही नोट्स हैं, मैंने वीडियो ही देख के पूरे बनाए हैं, तो तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन नोट्स को साथ में रखो अपने सामने एंड देन इन लेक्चर्स को सुनते जाओ, तुम्हारा काम बहुत ही इजीली एंड बहुत ही इजीली पीएसएम तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर तुम आज से 1 महीने बाद भी तुम्हारा पेपर है ना, तो भी तुम बहुत इजीली पूरा पीएसएम कंप्लीट कर लोगे मेरे साथ एंड साथ साथ तुम अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। और अगर 2-3 महीने पहले देख रहे हो तो भाई तुम गोल्ड मेडल की तरफ तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ चालू करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो एक बार साउंड में देख लूं, मैं इतना बोल रहा था। हाँ, चल रहा है ना सब ठीक है, सही चल रहा है ना। तो आज का टॉपिक है वैक्सीन। फिर वैक्सीन के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, वैसे तो शेड्यूल आज का भाई वैक्सीन भी करना है एंड इंटरनेशनल हेल्थ, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग जो कि बहुत ही बड़ा है अपने आप में, एंड साथ साथ हॉस्पिटल बेस्ड। तो एक्चुअली मैंने पूरा प्लान करके रखा है कि भाई कितने दिनों पे पूरा खत्म करना है एंड मेरा टारगेट है, जैसे आज है 8 तारीख, मेरा टारगेट है कि 17 तारीख तक के अपन पूरा पीएसएम खत्म कर चुके होंगे। +-1 हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि अभी मेरा सही बताऊं तो दिन का टाइम ना वेस्ट जा रहा है, तो मेरे को उसको मैं भी कल उसको यूज करूंगा अब से। तो शुरू करते हैं भाई वैक्सीन से। ठीक है, इतनी बकबक कर दी भाई, टॉपिक तो चालू करो। वैक्सीन की बात करते हैं भाई, है ना। वैक्सीन के बारे में अपन पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, वैक्सीन कोल्ड चेन ओल्ड चेन का पूरा हिसाब किताब। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है, पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद आना इसमें। ठीक है, तो कोल्ड चेन तुम समझ जाओगे तो उसके बाद वैक्सीन तुमको रिलेटिवली थोड़ी सी आ जाएगी। ठीक है, इजी पड़ेगी आई थिंक ना। ठीक 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 है। हाँ, तो वैक्सीन का अपन देखो, वैक्सीन अगर कभी तुमको बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है, तुमको वैक्सीन के बारे में बोलना है या फिर वैक्सीन के बारे में लिखना है, 2 ही चीजें कर सकते हो तुम। हाँ, तो टाइप बताना जरूरी है, किस टाइप की वैक्सीन है, रूट क्या है उसका, डोज पता होना चाहिए, शेड्यूल, अगर जो तुम्हारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या मान लो अगर एनआईएस में नहीं भी है वो वैक्सीन, तो उसको फिर भी किस तरह से देते हैं, कितने डोज में, ये सब कि कब देंगे कब नहीं। ठीक है, और फिर एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, भाई इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन बीसीजी की। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म देख लो पहले तो, बेसिलाई कैलमेट ग्वेरिन, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, ये एक्चुअली में जो टीबी की दिक्कत होती है ना उसके लिए, और साथ साथ इसको और भी यूज किया जाता है, अपन आगे देखते हैं। तो ये देखो, इसका वायल ना कुछ इस तरह का देता है, ऐसा लंबा सा वायल होता है, लंबी चोच का वायल होता है, लॉन्ग नेक होती है इसके एक्चुअली में। एज वैक्सीन इज पैक्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में पैक करते हैं, इसलिए ये लॉन्ग नेक का यूज करते हैं। बाकी बीसीजी इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, और एक नॉर्मल सलाइन भी मिलती है ना। तो इसको जब तुम तोड़ोगे ना, ऐसे ऐसे तोड़ दोगे तो ये, एंड फिर इसमें नॉर्मल सलाइन मिक्स करोगे एंड देन
तुम्हारी वैक्सीन रेडी टू यूज होगी। और अपन कोल्ड चेन पे बात कर चुके हैं, तो अगर जिसने कोल्ड चेन वाली वीडियो देखी है इस बीसीजी वैक्सीन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन की खासियत मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो तुम। फिर लॉन्ग नेक, देखो लॉन्ग नेक हो गई। टाइप क्या है भाई, सबसे पहली बात तो ये जिंदा वैक्सीन है, ठीक है, लाइव है। फ्राई बोलो, फ्रीज ड्राइड पाउडर है, ये ड्राई पाउडर की फॉर्म पे आती है, ठीक है। और पाउडर के फॉर्म पे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि पाउडर थोड़ी ना देते हो इंजेक्शन पे, ऐसे कोकेन थोड़ी ना है ये। तो डिलुएंट मिला के दोगे। डाइलुएंट क्या हो जाता है, नॉर्मल सलाइन एनएस। फिर डोज कब तक के, अप टू एज ऑफ 4 वीक्स, 4 हफ्ते तक के दे सकते हो, है ना। अगर आज कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, आज कोई बच्चा, तो 4 हफ्ते तक के उसको अपन दे सकते हैं, ठीक है। 0.05 ml एट टाइम ऑफ बर्थ और अप टू 4 वीक्स, ठीक है। कितना दे सकते हैं, 0.05 ml, 0.5 नहीं 0.05, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और उसी अगर 6 हफ्ते पे आ रहा है तब तुम दोगे उसको 0.1 ml, ठीक है। 4 हफ्ते के बाद अगर आ गया तो उसको तुम 0.1 ml दोगे। 4 हफ्ते या 4 हफ्ते से पहले आ रहा है तो 0.05 ml, ये बर्थ डोज कहलाता है एक्चुअली में। फिर रूट क्या है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्रामस्कुलर नहीं, सबक्यूटेनियस नहीं, सबक्यूटेनियस से इंट्राडर्मल नहीं, इंट्राडर्मल, ठीक है। डर्मिस के जस्ट, तो तुमको अगर फार्मा तो तुमने आई थिंक पढ़ी होगी, मैंने ही फार्मा पढ़ाई यार, अगर कोई मेरे से पढ़ रहा है तो भाई मतलब पता ही होना चाहिए कि इंट्राडर्मल किस रूट पे लगता है। तो जो एंगल होता है ना 10 to 15 डिग्री के एंगल पे, इंट्राडर्मल। साइट क्या होती है, अबव इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड ऑन द लेफ्ट आर्म। कन्वेंशनली ये मेरा लेफ्ट आर्म है, तुमको वीडियो में राइट साइड दिख रहा होगा, हो सकता है। तो ये जो लेफ्ट आर्म है ना, यहाँ पे डेल्टॉइड रीजन पे अपने को इंजेक्शन लगता है। एंड ये यूनिवर्सली लगता है, क्यों, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी फॉर हेल्पिंग सर्वेयर्स टू इन वेरीफाइंग द रिसिप्ट ऑफ द वैक्सीन। पर जरूरी है कि निशान आ जाए नहीं, पर हमेशा ना इसके एक, जिनको लगा होगा ना तो उनको एक निशान होगा, यहाँ पे ना उनको एक निशान होगा एंड वो कंफर्म करता है कि भाई आपको वैक्सीन लगा है। जरूरी नहीं, कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि जिनको वैक्सीन लगा है पर वो निशान नहीं दिखता, तो उसके लिए भी एक और चीज होती है, एक एमसीपी कार्ड बनता है अगर तुमने क्लासेस अटेंड की हो। और अगर तुम नए हो तो एक, अगर तुम मतलब अभी अभी 3rd ईयर पे जस्ट एंटर किए हो और तब ये लेक्चर देख रहे हो, तो भाई एक एमसीपी कार्ड होता है, एक बुकलेट टाइप की होती है जो कि तुम अभी आगे देखोगे। एंड उस बुकलेट में ना इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, भाई मदर की पूरी हिस्ट्री लिखी रहती है, जो बच्चे का पूरा जो बर्थ हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी रहती है, उसकी वैक्सीनेशन की पूरी हिस्ट्री एंड ऑल दैट, जो भी पैरामीटर्स रहते हैं वो पूरा एक एमसीपी कार्ड में लिखा रहता है, तो वहां पे भी अपन दिखते हैं, ठीक है। शेड्यूल क्या है, आवाज तो नहीं आ रही यार, बाजू में चल रही पार्टी, एक सेकेंड भाई, बाजू में हो रहा है नाच गाना, थोड़ा सा पार्टी चल रही है तो उसकी आवाज आई थिंक आ रही होगी। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि माइक से मेरी ही आवाज आए, ठीक है। तो शेड्यूल क्या है, सिंगल डोज एट बर्थ, बर्थ पे सिंगल डोज देते हैं, इसका शेड्यूल कहला गया, जैसे ही जन्म हुआ सिंगल डोज लगाए 0.05 ml का। इफ नॉट गिवन एट बर्थ, गिवन एट 6 वीक्स अलॉन्ग विद रूटीन वैक्सीनेशन एट 6 वीक ऑफ एज। अगर नहीं दे रहे हो अभी बर्थ में, अप टू 4 वीक्स तक के नहीं दे पाए तो 6 वीक पे 0.1 ml देंगे अपन, एंड जो 6 वीक की जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके साथ दे देते हैं। बीसीजी कब तक के लग सकती है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक के लग सकती है। तो तुम कह रहे थे कि भाई ये 0.4, ये क्या बोलते हैं 4 वीक तक के, अरे तो भाई 4 वीक तक के तुम उसको 0.05 ml दे रहे हो, उतना तुम दे सकते हो। 4 वीक के बाद तुम उसको 0.1 ml दे सकते हो, ठीक है। कहता 0.1 ml 4 वीक के बाद, कब तक के, 1 साल तक का, जब वो बच्चा ना हो जाए तब तक के तुम उसको दे सकते हो बीसीजी, विदाउट परफॉर्मिंग ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, टीबी का एक टेस्ट होता है, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। ट्यूबरकुलिन एक टेस्ट होता है जिसपे मतलब ट्यूबरकुलिन का एक डोज जो होता है वो यहाँ पे अपन लगाते हैं एंड देन उसका एक सर्कल खींचते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर रहा था, स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट पिछले वाले वीडियोस में, तो वहां पे मैं बता रहा था कि भाई जो ट्यूबरकुलिन एक टेस्ट होता है जो कि टीबी को डिटेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो अगर मान लो जो एक इधर एक ऐसा एक एरिया लेंगे और स्किन पे इंट्राडर्मली ना अपन क्या कह सकते हैं, बहुत ही माइल्ड, आई थिंक टीबी का ही, जो टीबी का ही बैक्टीरिया होता है उसे पुट करते हैं या कुछ और रहता है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। एंड उसके बाद ना अपन एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं एंड 36 to 72 आवर्स तक के अपन रास्ता देखते हैं। अगर एक रैश डेवलप हुआ और वो रैश उस सर्कल से ज्यादा है, उसके उस सर्कल का भी ना एक कितना डायमीटर होता है, आई थिंक 0.8 या 0.9 मिलीमीटर डायमीटर होता है कि रेडियस होता है, कुछ देख लेना, ठीक है। तो इतना मैं तुमको बेसिक बेसिक सब फिर भी बता रहा हूँ कि भाई
वो जो अगर मान लो सर्कल से बाहर हो रहा है ना, अगर तुम्हारे जो रैश हो रहा है वो बाहर आ रहा है तो तुमको टीबी है या तुम्हारे अंदर टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो यानी तुम टीबी मुक्त हो। ठीक है, ये चलता है इसमें। तो ये डायरेक्ट बीसीजी के अंडर आता है कि भाई विदाउट परफॉर्मिंग ट्यूबरकुलिन टेस्ट 1 साल तक का कोई बच्चा है सीधे ठोक दो। ठीक है, और अगर कितना डोज ठोकोगे, हाँ कितना 0.1 ml, 0.01, वो 0.1, 0.01 नहीं 0.1, 0.05 कब 4 वीक और उससे पहले तक के। फिर आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, अगर 1 साल के बाद आ गया भाई आफ्टर तो उस पर पहले टीबी का टेस्ट करेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करेंगे परफॉर्म, उसके बाद ही अपन लगाएंगे उसको, इनडायरेक्ट बीसीजी कहलाता है ये। फिर बीसीजी वैक्सीन वाई इंट्राडर्मल, इफ बीसीजी पेनिट्रेट्स इनटू डीपर टिश्यू इट कैन कॉज लोकल एब्सेस एंड एनलार्ज इनटू पेनफुल एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, अरे एकदम गला सूख जाता है यार एकदम बात करते करते। बीसीजी वैक्सीन वाई इंट्राडर्मल, क्यों इंट्राडर्मल देते हैं भाई, क्योंकि देखो बीसीजी में एट द एंड है लाइव वैक्सीन है। पहली बात तो लाइव है, यानी कि उसमें टीबी जो बैक्टीरिया होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो बहुत ही वीक होगा, एटेन्यूएटेड होगा, पर होगा। अब अगर वो डीपर टिश्यू में पहुंच गया तो वो लोकल एब्सेस कॉज करा सकता है, क्योंकि पता चला जिस व्यक्ति को लगा उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो लोकल एब्सेस हो गया, एनलार्ज हो गया एंड पेनफुल एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्योंकि वो ट्रैवल करके लिम्फ नोड तक के पहुंच गए एंड दिक्कत हो गई। तो इसलिए अपन इंट्राडर्मली इसको पुट करते, क्योंकि इंट्राडर्मली वो अंदर जा नहीं सकता ज्यादा, एंड जैसे जैसे इम्यून सिस्टम अपना उसको तोड़ते जाएगा एंड अपनी मेमोरी क्रिएट कर लेगा। फिर why do we give 0.05 ml dose of BCG to newborns below 1 month age या 4 हफ्ते से पहले? तो skin of newborn is thin and an intradermal injection of 0.1 ml, ठीक है, may break the skin and penetrates into deeper tissue and this may cause local abscess and enlarged lymph nodes। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर स्ट्रेन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसके स्ट्रेन होते हैं अलग अलग, तुमने माइक्रोबायोम में पढ़ा होगा, जैसे कि कोलेरा में होता है ना ओका, और कौन सा होता है हिजाबा भी होता है ना, आई थिंक उसी में आता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेन होती हैं अलग अलग। तो इसी तरह से भाई इसमें कौन सी स्ट्रेन यूज करते हैं बीसीजी में, डैनिश 1331 है, डैनिश 1331। ठीक है, दानिश भाई, अगर दानिश भाई जिंदा होते हैं तो 1331 लेके फिर निपट जाते हैं। हाँ, तो दानिश भाई को याद करते हुए भाई ये ध्यान रखो बीसीजी वैक्सीन कौन सी स्ट्रेन यूज करते हैं, डैनिश 1331। WHO रिकमेंड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, इसको ही प्रेफर किया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल सेलिन के साथ अपन नॉर्मल सलाइन के साथ यूज करेंगे। व्हाई नॉट डिस्टिल्ड वाटर, इरिटेंट टू द स्किन एंड कैन कॉज अल्सरेशन इन स्किन, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर को अपन यूज नहीं करते। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रोलॉन्ग अल्सरेशन, सीवियर अल्सरेशन एट गिवन साइट। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है ना इस डोज का। फिर सुपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस, और एट द एंड क्योंकि है तो टीबी ना, लिम्फ के साथ तो दिक्कत कर ही सकता है। और ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये तो थोड़ा सा अलग ही लेवल की चीज पहुंच गई कि भाई बोन वोन इन्वॉल्व हो गए, बोन और मसल, एंड बस उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सड़ने लगी। फिर डिससेमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन, कि भाई यहाँ से इन्फेक्शन पहुंच गया, ट्रैवल हो गया और कहीं और दिक्कत करने लग गया, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, ब्रेन से लेके पैर तक के, पैर के नाखूनों तक के। भाई टीबी का कोई भरोसा नहीं, अपन जो पल्मोनरी टीबी देखते हैं तो 20-30% ही होता है, उसके बाद भी टीबी भाई किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। कहते भी हैं कि आई थिंक हर 3 में से या 4 में से एक व्यक्ति को टीबी है, ऐसा कहते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, टीबी क्रॉनिक होता है तो पता भी नहीं चलता। फिर टेम्परेचर +2 +8 डिग्री सेल्सियस, वैक्सीन का तो भाई टेम्परेचर तुमको पता ही था, कोल्ड चेन में सब कुछ। ठीक है, प्रोटेक्टिव एफिकेसी 15 से 20 साल तक की इसकी एफिकेसी रहती है। पार्शियल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मिलियरी टीबी, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, 15-20 साल के बाद भाई आई थिंक मतलब व्यक्ति जब मेच्योर हो ही जाता है, उसके बाद फिर अगर उसको टीबी या कुछ सिम्टम्स आते हैं तो फिर वो डॉट्स या जो अपना प्रोग्राम चलते हैं एनटीपी उसके अंडर पे वो ट्रीटमेंट लेता है। डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम पल्मोनरी टीबी, ये बड़ी मजेदार बात है कि भाई पल्मोनरी टीबी से आपको कोई नहीं बचा पा रहा, बीसीजी वैक्सीन भी नहीं बचा रही है। ठीक है, पल्मोनरी टीबी आपको हो सकता है, इवन मैं खुद, मेरे को भी ध्यान में घर वाले बताते मेरे को पल्मोनरी टीबी मतलब खांसी वांसी चली थी 6 महीने 8 महीने। तो वही बात है यार, एकदम तुमको लगता है ना सारी चीजें ही एक बार में कुछ ऐसा बना दे कि यार सब कुछ ही ठीक हो जाए। अफसोस है कि नहीं, ये अपन को कुछ कुछ जगह से कुछ चीजों से मिलियरी टीबी और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से तो बचा ले रहा है, पल्मोनरी टीबी से नहीं बचा पा रहा है।
तो ये भी एक ब्लंडर कर देते हैं अपन नॉर्मली कि भाई टीबी बोले तो पल्मोनरी टीबी, अगर सामने वाले एक्सटर्नल पूछा हाँ बोल दो हाँ, और बस उसने मार्क्स काट लिए। नॉर्मल रिएक्शन आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन वी ऑफ 5 मिलीमीटर, तो जब वैक्सीन जैसे लगेगी ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो एक 5 mm एक का एक डायमीटर का एक व्हील जैसा बनेगा। 2-3 वीक्स तक वो पेप्यूल, ठीक है, जो कि 4 से 8 मिलीमीटर का, फिर 5वें वीक पे एक शैलो अल्सर विद क्रस्ट, और फिर 6 से 12 हफ्ते बाद यानी 2 से 3 महीने बाद एक परमानेंट स्कार बन जाता है। इसलिए जो कि 4 से 8 हफ्ते तो एक स्कार बना रहता है, ठीक है। तो उसकी इस तरह से दिखता है, पहले पेप्यूल, फिर शैलो अल्सर, फिर परमानेंट स्कार। इन एब्सेंस ऑफ स्कार फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर रीवैक्सीनेशन, अगर स्कार नहीं दिख रहा तो फिर से वैक्सीन ठोक दोगे? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई ऑब्वियसली हील हो गया, जरूरी नहीं है हर किसी की बॉडी कैसे हो। कलर का भी थोड़ा सा एक फर्क पड़ जाता है, रेस का भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ज्योग्राफी का भी फर्क पड़ सकता है। तो मान लो कि भाई वो तुम्हें स्कार नहीं दिख रहा है तो तुम फिर से वैक्सीन ठोक दोगे? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर रिकॉर्ड में है कि भाई इसको वैक्सीन लगी है तो अपन मानेंगे इसको वैक्सीन लगी है। मार्टुक्स टेस्ट बिकम पॉजिटिव आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ इन्फेक्शन? 8 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन के बाद मार्टुक्स टेस्ट जो होता है टीबी के लिए होता है वो पॉजिटिव आता है। फिर अब बात करते हैं डीपीटी की। डीपीटी में क्या आ गया? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। स्मॉल ग्लास बॉटल्स में आती है, मोस्टली हैव अ ब्लू कवर। तो कभी कभी अगर बहुत ही तुम्हारा एकदम अति जल्लाद कोई वाइवा वाला आ गया और तुम वैक्सीन बस रख दी, बोला छूना भी नहीं कुछ नहीं, और बता कि ये कौन सी वैक्सीन है, तो अगर उसमें ब्लू कवर है तो तुम डीपीटी की तरफ जाना, बोलना ब्लू कवर डीपीटी में आता है। एंड एक बार अपने हॉस्पिटल्स में भी चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो डीपीटी वैसे ब्लू में है तो ब्लू में ही रहेगा, अलग नहीं आता। कलर्स वैसे चेंज नहीं करता है सच, ठीक है। टाइप किस तरह का? ये किल्ड वैक्सीन के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर का जो माल्टाल होगा वो किल होगा। साइट क्या है? एंटेरोलिटल एस्पेक्ट ऑफ थाई। कौन सी थाई? लेफ्ट में भी लगा दो, नहीं तो राइट में भी लगा दो। फिर रूट इंट्रामस्कुलर, अगर थाई की बात कर रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर ही जाएंगे अपन। फिर शेड्यूल, तो फर्स्ट डोज कब दे रहे हैं अपन? प्राइमरी है जो मतलब पहले का जो देना है प्राइमरी डोजेस 6, 10 और 14 वीक्स पे, ठीक है। और फिर बूस्टर डोज होते हैं, बूस्टर डोज अपन 16-24 मंथ पे देख सकते हैं। तो ये एनआईएस के अंदर भी अपन डिटेल में देखेंगे। एंड इसका टेबल जो है वो तुमको एनआईएस तो तुमको रट के ही रखना है। तुम अगर वाइवा देने जा रहे हो, तुमको वैसे हॉस्पिटल में भी काम आना ही आना है, मतलब इन फ्यूचर भी काम आना है, पीडियाट्रिक्स में भी बहुत ही ज्यादा काम आएगा, एंड तुम्हारे क्या बोल सकते हैं पेपर्स में भी भाई एनआईएस इज मस्ट। फिर अपन आते हैं डोज कितना? 0.5 ml का इसका डोज है। प्रोटेक्टिव एफिकेसी कितनी है? डीपीटी में जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया 100% ऑलमोस्ट तुमको प्रोटेक्शन मिल जाएगी डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से 75% और टिटनस से भी 100% तुमको अपनी एफिकेसी मिल जाएगी, कि मतलब प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है भाई इस वैक्सीन के? प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसको अपन ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर टिटनेस विटनेस भी अपना नर्व में जाके ऐसी तैसी कर देता है, मतलब पूरा वो मसल ऐसा धनुष्माण बना देता है। सही बोल रहा हूँ ना? बताओ मेरे को। फिर कन्वल्जन, ठीक है, हाई टेम्परेचर या फीवर हो तो तब भी नहीं लगाते। परसिस्टेंट क्राइंग एपिसोड चल रहे हो उस बच्चे के तो भी अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, भाई अभी नहीं लगाना इसको डीपीटी वैक्सीन, क्योंकि बच्चा बता नहीं रहा ना, तो अपन फिर भी यही मान के चलते कि नहीं भाई रहने दो, अभी बाद में लगाएंगे इसको। हाउ विल यू मैनेज द कॉन्टैक्ट्स ऑफ पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ पेशेंट्स? प्रोफिलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन फॉर 10 days। अगर वही तुमको वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस वाला बंदा पेशेंट ऐसे मिल जाए, कॉन्टैक्ट में आया है, तो उसको अपन प्रोफिलैक्सिस कीमोप्रोफिलैक्सिस किसका देंगे? या तो एम्पिसिलिन का या इरिथ्रोमाइसिन का। कब तक के लिए? 10 दिन के लिए। इसको क्या हो गया माउस को? अडल्ट शुड ओनली गिवन, अडल्ट में अगर कोई तो गिवन ए सेल्युलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन। अडल्ट आया तो पर्ट्यूसिस के ए सेल्युलर वैक्सीन लगाते हैं। फिर बात करते हैं डीटी वैक्सीन। आजकल डीटी का जमाना चल रहा है, डीपीटी का भी चल रहा है वैसे, या डीपीटी की जगह डीटी भी लगा देते हैं कुछ कुछ जगहों पे। डिप्थीरिया एंड टिटनेस टॉक्सॉइड, तो इसका क्या? ग्रीन मेटलिक कवर। भाई इस वैक्सीन की खास बात क्या है? ग्रीन मेटलिक कवर होगा डीटी की, और डीपीटी का ब्लू कवर। फिर किल्ड वैक्सीन होती है, ये भी टॉक्सॉइड है। टॉक्सॉइड नाम ही बताना है ना भाई, टॉक्सॉइड यानी कि किल्ड है वैक्सीन में, कोई जिंदा माल नहीं है इसमें। अपर आर्म पे लगाते हैं, ठीक है, अपर आर्म पे, ये यहाँ पे डेल्टॉइड है, अपन अपर आर्म यहाँ पे भी, इधर भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ भी लगा सकते हो एक्चुअली में, ये अपर आर्म पे।
ऐसे ज्यादातर यहीं पे लगा देते हैं। सिंगल बूस्टर डोज एट 5 to 6 ईयर्स एज, ठीक है, 5 से 6 साल पे बूस्टर डोज लगता है इसका सिंगल बस, क्योंकि पर्ट्यूसिस नहीं होता ना, पर्ट्यूसिस बच्चों में ज्यादा कॉमन हो जाता है, अडल्ट में हुआ तो फिर एसेलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन लगा देते हैं। फिर बाकी नहीं तो कीमोफ्लेक्सिस तो देते ही रहते हैं, और फिर जिसका ट्रीटमेंट होगा वो तो अलग देंगे ही देंगे। फिर सिंगल बूस्टर डोज एट 5 to 6 ईयर्स एज, तो डीटी डिप्थीरिया टिटनेस। टिटनेस तो भाई देखो ऐसा है कि इसका जो बूस्टर होता है ना, ये तुमको हर ऐसे थियोरेटिकली तो बोलते हैं 10 साल, मैं तुमको ये कहूंगा कि 3 से 5 साल में ना, जो मतलब तुम्हारे ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है, तुम कितने गिर पड़ रहे हो या कोई ऐसा मतलब कांटेक्ट में आ रहे हो, कट्स लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, मैं फिर भी तुमको कहूंगा कि यार 3 से 5 साल के गैप में ना एक बार बूस्टर लगवा लिया करो टिटनेस का, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सरकारी में 10-20 रुपए लगेंगे, प्राइवेट में आई थिंक 200-300 लगते हैं, पता नहीं कितना चलेगा, पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए टिटनेस लगवा लिया करो, ठीक है। क्योंकि पिछली बार मैंने आई थिंक पहले पिछले वीडियो में बताया था कि भाई कुछ लोग को लगता है कि टिटनेस सिर्फ मेटल, जो जंक वाला मेटल होता है उससे अगर आपका हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, तो ही आपको टिटनेस की जरूरत पड़ती है, गलत है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे ये भी बता सकते हो कि टिटनेस और किस किस चीजों से फैल सकता है, या कहाँ पे उसका सोर्स होता है, ये मैंने बताया है, ठीक है। फिर ये इंट्रामस्कुलर, इसको इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं अपर आर्म पे, तो अपर आर्म पे भाई डेल्टॉइड रीजन पे ही देंगे, ज्यादा अच्छा है। ये अपन ये वाली मसल्स पे इतना नहीं देना चाहते कि भाई यहाँ की जो प्रोनेटर और सुपिनेटर उन पे अपन ज्यादा झमेला नहीं क्रिएट करते। फिर टिटनस टॉक्साइड, टीटी की बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। टीटी का भाई पहली बात तो किसमें, ग्लास बॉटल विद येलो मेटलिक कवर, साइट अपर आर्म, ठीक है। टाइप क्या होगा, टॉक्साइड किल्ड। शेड्यूल क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल पे देते हैं, एज सून एज प्रेगनेंसी इज कंफर्म, फर्स्ट डोज ऑफ टीटी लगता है। जैसे प्रेगनेंसी, मान लो आज डॉक्टर पास गए, आपका भाई को प्रेग्नेंट हो गए हो आप, एंड आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो ऑब्वियसली, तो भाई सबसे पहली चीज होती है, फर्स्ट डोज देते हैं अपन उसको टीटी का, टिटनस टॉक्साइड का। सेकंड डोज देते हैं टीटी 1 मंथ लेटर, ठीक है। दिस शेड्यूल इज ऑल्सो फॉलोड फॉर प्राइमी। प्राइमी क्या होता है, जो कि पहली पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, और अगर उनका कोई ऐसी भी महिला हो सकती है ना जिसका एक बच्चा हो चुका है, ये दूसरा बच्चा है, सेकंड बच्चा है, तीसरा बच्चा है, और वे बांग्लादेशन हुई तो पता चला 10वां बच्चा है। तो एंड ऑल्सो इफ लास्ट बेबी, मतलब उसका 3 साल से ज्यादा हो गए हैं उसके डिलीवरी को, तो भी उसको अपन यही शेड्यूल फॉलो करते हैं भाई, फर्स्ट डोज दे दे टीटी का और 1 महीने बाद दूसरा। बट टीटी बूस्टर कब देते हैं, इफ शी हैड 2 doses ऑफ टीटी इन हर लास्ट प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 years। कुछ होते हैं ना जल्दबाजी में, कुछ कपल होते हैं कि भाई एक हो गया चलो दूसरा भी चालू कर देते हैं। एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, तुमने नहीं देखी होगी या देखी होगी, उसमें वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो बताती कि भाई एक बच्चा तो अभी आपके पास है, और एक बच्चा जो है वो अभी 3 महीने का, वो अभी मतलब एक बच्चा आपका 6 महीने का होने को आ गया है, और दूसरा आपने ऑन द वे अभी पुट कर दिया है। तो वैसे मस्ती में बता रही थी, वो वीडियो काफी वायरल हुआ। इफ शी हैड, तो मतलब अगर वही है कि उस 3 साल से पहले उसकी प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट में तो उसको टीटी लगे होंगे 2 डोजेस, तो ऑब्वियसली अपन इसमें सिंगल बूस्टर डोज देते हैं, वो भी कब, बिफोर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बस उससे ज्यादा नहीं। चिल्ड्रन पे अपन कब देंगे भाई, बूस्टर डोज ईच ऑफ 10 years एंड सो क्या बोलते हैं, पहले तो डीपीटी दे दिए, डीपीटी के बाद तुम डीटी दे दो, या जैसा भी एक बूस्टर हो गया जो 5-6 साल पे, फिर एक 10 से 16 साल के बीच में, 10 साल या 16 साल पे तुम एक बूस्टर डोज दे देते हो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 4-5 साल 3 से 5 साल के बीच में ना लगवा लिया करो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन हो गया, मीजल्स की बात करते हैं। मीजल्स क्या है, डार्क ग्लास बॉटल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट लॉन्गर देन बीसीजी वायल, ठीक है, और उसकी जो चोंच होगी और लंबी होगी मीजल्स की, ठीक है। अब ये भी क्योंकि सनलाइट इसको डैमेज कर सकता है, तो इसलिए डार्क ग्लास बॉटल, ये कोल्ड चेन में मैंने बताया था आई थिंक। लाइव वैक्सीन है ये, ठीक है। डोज इसका क्या है, 0.5 ml। रूट क्या है, सबक्यूटेनियस रूट पे अपन देते हैं इसको। आवाज आ रही है ना, नहीं तो मैं भूखे जा रहा हूँ बस, ठीक है। तो रूट इसका सबक्यूटेनियस है। और साइट क्या है, राइट अपर आर्म पे सबक्यूटेनियस, मतलब ऐसा पिंच करेंगे स्किन को तब पुट करेंगे, मसल पे नहीं जाते अपन, ठीक है। मीजल्स में शेड्यूल क्या है, 9 कंप्लीटेड मंथ्स, जैसे ही बच्चा 9 महीने का कंप्लीट हो गया तो ठोक दो भाई मीजल्स। स्ट्रेन कौन सा यूज करते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है, पीजी में भी आ जाता है, एडमॉन्स्टन ज़ैग्रेब स्ट्रेन, ठीक है। एडमॉन्स्टन ज़ैग्रेब स्ट्रेन, या फिर ईजेड स्ट्रेन के नाम से भी पूछ लेते हैं, EZS इस नाम से भी आ जाता है कभी कभी।
कैन मीजल्स वैक्सीन बी गिवन बिफोर 9 कंप्लीटेड मंथ्स? यस, अगर 9 महीने से पहले भी अपन दे सकते हैं किसी बच्चे को, दे सकते हैं, अगर एपिडेमिक चल रहा हो तो। अगर कोई एपिडेमिक, और एपिडेमिक की डेफिनेशन मैं सब बता चुका हूँ पहले भी, तो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, पुराने वीडियो देखिए आप, ठीक है। तो बिटवीन 6 to 9 मंथ्स, तो 6 से 9 महीने के जो बच्चे होंगे उनको भी अपन, अगर एपिडेमिक का अगर हिसाब किताब चल रहा हो तब अपन 9 महीने से पहले भी दे सकते हैं, नहीं तो 9 महीने जब कंप्लीट हो तब अपन मीजल्स वैक्सीन ठोक दो। फिर सीवियर केसेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो, अगर उसको कोई सीवियर केस हो तो भी अपन उसको मीजल्स वैक्सीन ठोक देंगे। नो नीड टू गिव बिफोर 6 मंथ्स ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडीज, क्यों? क्योंकि बच्चा तब मैटरनल एंटीबॉडीज के अंडर पे रहता है, माँ का दूध पी रहा होता है, तो 6 मंथ से पहले की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मीजल्स वैक्सीन इज एन रिकॉन्स्ट्रेटेड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, रिकॉन्स्ट्रेटेड। तो मीजल्स को भी भाई वही नॉर्मल क्या बोलते हैं, डिस्टिल, इसमें डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं। बीसीजी में क्या कर रहे थे, नॉर्मल सलाइन को यूज कर रहे थे। मीजल्स में भाई, मीजल्स में अपन डिस्टिल वाटर को यूज कर रहे हैं। डिस्कार्ड आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद भाई इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, वल्नरेबल टू कंटेमिनेशन। इसलिए जैसे ही प्रिपेयर किए वैसे ही ठोक दो भाई, ठीक है, नहीं तो 4 घंटे के बाद अगर उसके पता चला थोड़ा सा कंटेमिनेशन हो गया तो लेने के देने पड़ गए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया। फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस क्या है? दिस वैक्सीन मे बी गिवन विद इन 3 days ऑफ कॉन्टैक्ट इन प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन मोर देन 9 to 12 months old. The immunity develops 10 to 12 days after वैक्सीन, ठीक है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस के रूप पे भी अपन मीजल्स वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। कब तक के? विद इन 3 days ऑफ कॉन्टैक्ट इन प्रीवियसली अनवैक्सीन, अगर कोई अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है जो कि 9 से 12 मंथ का है और वो मान लो किसी मीजल्स वाले केस से क्या कह सकते हैं कॉन्टैक्ट में, अगर मीजल्स फैलता है कैसे? रेस्पिरेटरी से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। जिनको नहीं पता, ये इन्होंने माइक्रो अच्छे से नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, अपन बाद में, आई थिंक कब मैंने मुहूर्त निकाला है, 14, 15, 16 और 17, मतलब ये जो 4 दिन होंगे इसमें अपन एपिडेमियोलॉजी फिर से वापस घुसेंगे, सारी डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और साथ साथ उसी के हेल्थ प्रोग्राम भी वहीं पे निपटाएंगे। सबसे मशक्कत वाला समय वो मेरे लिए होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेरा मुंह दर्द दे जाएगा भाई बोलते बोलते, क्या करे, करना पड़ता है, काम है, ठीक है। फिर एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, ठीक है। तो एमएमआर वैक्सीन, इसमें क्या क्या आ गया? मीजल्स भी आ गया, मम्स भी आ गया, रूबेला भी आ गया। आइडेंटिफिकेशन, डार्क बॉटल होती है, रेड कलर का लेबल होता है इस पे। वैसे लेबल पे नहीं पूछते भाई, एकदम ही कोई बोल रहा हो ना, बहुत ही कोई जल्लाद व्यक्ति होगा तब पूछेगा, नहीं तो तुमको इंटर्नशिप के हिसाब से भी अगर या पोस्टिंग पे भी जाओगे ना तो तुमको याद हो जाएगा। तुम अगर वार्ड्स में जाओगे तुम देखोगे कैजुअलिटी में या कहीं पीडियाट्रिक्स में, तुमको रेड कलर तो अच्छा ध्यान आए कि एमएमआर वैक्सीन है, येलो कलर है तो कौन सी वैक्सीन है, ग्रीन कलर है तो टिटनस है, अपना ब्लू कलर है तो कौन सी वैक्सीन हो गई, ठीक है, ब्लू कलर का कैप है तो डीपीटी हो गई, ठीक है। टाइप क्या है? एमएमआर लाइव वैक्सीन है, ठीक है, लाइव एटेनुएटेड ही होगी ऑब्वियसली, एकदम फुल पोटेंशियल पे दोगे तो तुम अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हो। डिलुएंट, डाइलुएंट कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। रूट क्या है? सबक्यूटेनियस रूट। डोज 0.5 ml इसका डोज है। पार्ट्स ऑफ, ये पार्ट है NIS का। अब ये वैसे ये एक्चुअली में ना ये आउटडेट हो गया, अब तो पूरे ही इंडिया भर में इसको यूज करते हैं, तो इसको काट सकते हो, ये मैंने पुराना डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल क्या है? 16 से 24 मंथ, ठीक है, 16-24 मंथ इसका शेड्यूल है। साइट क्या है? राइट अपर आर्म। प्रोटेक्टिव एफिकेसी 45%, 45% की इसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, कम है पर क्या करें, लगा लो भाई। अब थोड़ी सी और बढ़ गई होगी वैसे, पुराने अभी आई थिंक 60, 55-60 थोड़ा सा इंप्रूव करते रहते हैं ना। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, सबसे मेन चीज तो ये कि एमएमआर, प्रेग्नेंट वुमेन को एमएमआर नहीं लगाते ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है। इसीलिए भैया प्रेग्नेंट वुमेन को अपन ये एमएमआर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, नहीं तो रूबेला उबेला से मतलब लाइव वैक्सीन है भाई, थोड़ा सा भी इम्यूनिटी कम हुई, कुछ हुआ, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया बच्चे को, दिक्कत हो जाएगी। उसके जो फीचर्स होते हैं वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो तुम खुद एक बार पढ़ लेना, फिर रूबेला पढ़ेंगे तब एक बार अच्छे से और बताऊंगा मैं। अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 28 days आफ्टर वैक्सीनेटिंग फॉर रूबेला, अगर मान लो अगर किसी मदर को रूबेला की वैक्सीन लग गई है ना, या वो अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 28 days आफ्टर वैक्सीनेटिंग फॉर रूबेला, ये मतलब ना थोड़ा ये आई थिंक उल्टा लिख दिया मैंने शायद कि अवॉइड वैक्सीनेटिंग, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी तो हो गई ना, है ना,
तो अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 28 डेज आफ्टर वैक्सीनेटिंग फॉर रूबेला। बड़ा ही है, मतलब रूबेला मतलब वही बात है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन को अपन नहीं देते। एंड अगर प्लानिंग कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज प्लानिंग कर रहे हो कि बच्चा करना है तो पहले अभी एमएमआर ठोक दो भाई मदर को, एंड उसके 28 दिन बाद ही कहेंगे कि आप उसके बाद ये जो भी आपका प्रोसीजर है आपको प्रेगनेंसी करानी है उसके बाद ही आप इनिशिएट कीजिए। तो ये कपल सजेस्ट करना हो जाएगा, कपल को सजेस्ट करना। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, फिर नहीं तो ऐसे में कहीं कौन एकदम बटन थोड़ी ना दबाता है कि हाँ मेरे को प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है ये करना है। स्ट्रेन क्या हो जाता है, मीजल्स की कौन सी स्ट्रेन यूज कर रहे हैं एमएमआर में, तो देखो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं मीजल्स, वही ई इज दैट एस एडमोन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन। मम्स के लिए एल जैग्रेब, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्स में है एल जैग्रेब, मीजल्स में एडमोन्स्टन जैग्रेब, ठीक है। और रूबेला RA27/3, RA27/3 स्ट्रेन को यूज करते हैं। फिर एक होती है एमआर वैक्सीन, एमएमआर की जगह एक छोटा एमआर वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन। एमआर वैक्सीनेशन कैंपेन या एमआर क्या है, 9 मंथ से 15 साल के एज तक के लगती है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीज और वैक्सीनेशन बोथ सेक्सेस। कि भाई आपको इरिस्पेक्टिव, मतलब एमआर वैक्सीन का एक कैंपेन चलता रहता है जो कि 9 महीने से 15 साल के बीच में आपका बच्चा है तो हम उस बच्चे को एमआर वैक्सीन ठोकेंगे, भले ही उसको डिजीज थी या नहीं थी कोई दिक्कत नहीं है, और भले ही उसको वैक्सीनेशन पहले से लगा है एमएमआर वैक्सीन का या नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो मतलब बॉय हो या गर्ल हो, हम तो ठोक देंगे। एमआर वैक्सीन इज टू बी इंक्लूडेड अंडर एनआईएस आफ्टर, तो ये तो हो चुका है आई थिंक, तो एक बार देख लेते हैं इसको। 2 डोजेस अंडर एनआईएस, कौन कौन से, MR1, तो मीजल्स MR1 डोज कब लगता है, फर्स्ट डोज, ठीक है 9 मंथ्स पे, और सेकेंड डोज कब लगता है एमआर का, 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज। ये पूरा एनआईएस का जो चार्ट है ना अपन उसमें देखेंगे एंड वही अपन को याद करना है। प्रोटेक्टिव एफिकेसी क्या है इसकी, 90% विदाउट डोज एंड 99% अगर 2 डोजेस लग जाए तो, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ एक डोज लगा तो 90% तक की एफिकेसी है, दोनों लगा दोगे 99% तो मीजल्स और रूबेला से बच सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वैक्सीन इंड्यूस्ड मीजल्स, वैक्सीन से भी मीजल्स इंड्यूस हो सकता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है 7 दिन का। ये वैसे MCQ है, ठीक है। बाप रे मेरे गला हाँ बाप रे बाप। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, तो इसका टाइप क्या है, किल्ड और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनती है, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं इसको, डोज क्या है 0.5 ml टिल 10 years ऑफ एज, और 1 ml अडल्ट डोज, ठीक है। तो अभी अगर जैसे अपन कॉलेज आए हैं ना मेडिकल कॉलेज, तो अपन को भी हेप बी का डोज लगता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो उसको अपन को 1 ml लगेगा, और बच्चे अगर हुए 10 साल या उससे कम 0.5 ml। अंडर एनआईएस बर्थ डोज, फर्स्ट डोज गिवन एट बर्थ विद इन 24 आवर्स के अंदर, अपन बर्थ डोज भी होता है हेप बी का एक, ठीक है। बर्थ डोज किस किस का, भाई देखो एक BCG का बर्थ डोज होता है जो कि 1 साल तक के भी दे सकते हैं, पैदा हुआ जस्ट उस टाइम पे लगा दो, नहीं तो 1 साल। OPV का भी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का भी होता है 15 दिन तक का, ठीक है, बर्थ से 15 दिन तक के। और एक हेप बी होता है, हेप बी का भी जो 0 डोज होता है 24 घंटे के अंदर लगाओ, उसके बाद नहीं, ठीक है। और नहीं तो स्किप कर दिए तो फिर सीधे उसका जो बाद का शेड्यूल है उस पर लगाओ। फिर साइट क्या होती है, न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स पे एंटेरोलेटरल थाई में, और अडल्ट या चिल्ड्रन है तो डेल्टॉइड रीजन पे, ठीक है। शेड्यूल ऑफ अडल्ट क्या है, रैपिड शेड्यूल विद इम्यूनाइजेशन एट 0, 1 एंड 2 मंथ्स। तो ये 0 मतलब आज लगी तो फिर इसी डेट पे अगले मंथ लगेगी, और फिर उसी डेट पे नेक्स्ट दूसरे मंथ लगेगी, ऐसा अडल्ट का चलता है। लॉन्गर शेड्यूल अगर 0 मंथ एंड 6 मंथ्स अगर हाई एंटीबॉडी टाइटर्स चाहिए तो, ठीक है। प्रोटेक्टिव एफिकेसी 99% की। मोस्ट फ्री सेंसिटिव वैक्सीन, ये अपन ने मैंने बता दिया था कोल्ड चेन पे, ठीक है। फिर जेई वैक्सीन होती है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये अभी कुछ टाइम पहले इंक्लूड हुआ है अपने एनआईएस पे भी, आई थिंक हो गए 3-4 साल हो गए, 3-4 साल, ठीक है। सेल कल्चर डिराइव्ड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। स्ट्रेन क्या है इसका, 1414-2 स्ट्रेन ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस का। हाँ टाइप क्या है भाई इसका, लाइव है ये, रूट सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। साइट क्या है, लेफ्ट अपर आर्म पे। तो ये जो साइट्स है ना, और ये जो है अपना सबक्यूटेनियस और किसमें, इसका भी लास्ट में डायग्राम बना है बहुत प्यारा सा, उससे तुमको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ एनआईएस, तो ये भी आई थिंक अब तो एनआईएस का पार्ट हो गया ना, ये पुराना डेटा है, ठीक है, तो इसको अलग कर सकते हो। फिर शेड्यूल की बात करते हैं तो 9 मंथ फर्स्ट डोज,
16 to 24 मंथ्स बूस्टर लगता है। एक मिनट यार, हाँ कहाँ थे भाई, तो इसका शेड्यूल क्या हो गया जैपनीज एंसेफेलाइटिस का, सही चल रहा है ना, हाँ। तो 9 मंथ्स फर्स्ट डोज देंगे 9वें महीने पे, और 16 टू 24 मंथ्स के बीच में अपन उसका बूस्टर डोज देते हैं। सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी जो है इसकी, जे वैक्सीन इज गिवन अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 15 साल तक की एज तक के हैं और अगर आपको पहले वैक्सीन नहीं लगी तो आप लगवा सकते हैं, आपके बच्चे को लगवा सकते हैं, आप नहीं, आप 15 साल से तो ऊपर के ही देख रहे होगे। प्रोटेक्टिव एफिकेसी 98 टू 99% इसकी एफिकेसी है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो बहुत अच्छी वैक्सीन में से माना जाएगा अपन। फिर ये एंडेमिक जापानीज के जहाँ पे मतलब पहले इसका जापानीज एंसेफेलाइटिस का ऐसा था कि भाई जहाँ एंडेमिक रीजन है ना वहां पे इसको यूज करते थे, पर आई थिंक आजकल इस NIS पे आई थिंक नया अपडेट आया कि हर जगह यूज कर सकते हैं शायद, तो वो चीज तुमको देखनी पड़ेगी, है ना। बाकी मेरे को जितना ध्यान है कि मेरे इधर जो चार्ट लगा हुआ है मेरे जो मतलब PSM डिपार्टमेंट पे, उस पे अभी भी यही लिखा है कि भाई जो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। बाकी तुम बता सकते हो ना इस पे इतना, ये बता देना कि जहाँ एंडेमिक रीजन हो वहीं पर अपन यही लगाते हैं आज भी। बाकी अगर एकदम हो सकता है अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कोई अपडेट आए तो फिर बात अलग हो जाएगी। फिर विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए में शेड्यूल क्या है, फर्स्ट डोज इसके भाई देखो टोटल बहुत अच्छे खासे 17 मतलब इसके बहुत कितने अच्छे खासे इसके 9 डोजेस लगते हैं एक्चुअली में विटामिन ए के टोटल, ठीक है। तो पहला डोज 1 ml का होता है या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का 9 मंथ्स पे, और ये ओरली देते हैं, ठीक है। तो ओरली कैसे देते हैं, चम्मच, और उसका होता है विटामिन ए सिरप आती है, एंड वो एक चम्मच होती है, स्पेशली एक चम्मच होती है, एंड उस चम्मच में ना क्या होता है ऐसे इनर मार्किंग होती है, एक इनर मार्किंग होगी तो वो 1 ml तक का कहलाएगा, और एक आउटर जितना पूरा आ गया तो 2 ml तक का। तो फर्स्ट में तो तुम फर्स्ट डोज 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 9 मंथ्स। तो ये एक्चुअली में जो ये चम्मच बनाने का सेंस क्या बनता है, मान लो क्योंकि विटामिन ए देखो ये जो वैक्सीन है ना इनकी ट्रेनिंग अपन आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, खासकर आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपन जरूर देते हैं। आशा नहीं लगवाती, आंगनवाड़ी लगवाती है ना। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपन ट्रेनिंग देते हैं कि भाई इस तरह से आप वैक्सीन लगाओ, ये करो, पूरा करो, ठीक है। और उनको याद भी हो जाता है, बुकलेट भी पड़ी रहती है उनके पास। पर वहीं पे मान लो अपन ने लिख दिया 1 ml आप डोज दे दो विटामिन ए का, तो भाई कैसे दोगे आप, एक चम्मच पता चला भाई कोई मतलब छोटी सी चम्मच ले आया और उससे पिलाने लगा, कोई हो गया जिसका एक टेबल स्पून मतलब अच्छा बड़ा चम्मच हो गया, एक टी स्पून उसका ज्यादा मतलब कहीं पे 2 ml दे रहे हैं, किसी पे 5 ml, तो किसी चम्मच पे 0.5 ml पे वो भर जा रही है, अपन कह रहे हैं कि हमने तो डोज दे दिया था। तो इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सही डोज अपन उस बच्चे को एडमिनिस्टर करें, इसीलिए एक चम्मच निकाल लिए जिसपे एक मार्किंग होती है। बहुत इजी सा स्टेप है कि भाई एक चम्मच जिसमें मार्किंग है, वो मार्किंग जो इनर सर्कल होगा 1 ml तक का कवर करेगा, और जो आउटर सर्कल होगा 2 ml तक का कवर कर लेगा। तो अपना काम बहुत आसान हो गया कि भाई कोई व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा भी है ना, ठीक है, जिसको नहीं पता कि भाई कितना लेना है, तो उस मैनुअल पे लिखा रहता है कि भाई आपको इतना, अगर आपका बच्चा एक साल से कम है, 9 मंथ्स के 9वें महीने तक का है, 9 महीने तक का है, तो आपको इतना ही डोज उसको पिलाना है। तो ये काफी आसान हो जाता है। एंड ये भी क्वेश्चन बनता है, अगर तुम क्लासेस अटेंड करोगे तो तुमसे पूछा जाएगा वैसे, और नहीं तो मतलब वाई में पूछ लिया जाएगा। हाँ, बहुत पेक्यूलियर सी स्पून होती है उसकी, इसीलिए मैंने पूरा थोड़ा डिटेल में बताया, क्योंकि वो स्पून एज अ वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है, स्पॉटिंग वॉटिंग पे, किसी में टेबल वाइवा पे। फिर शेड्यूल का है, फर्स्ट डोज इसका 1 ml वही 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9वें महीने पे, सेकेंड डोज 2 ml या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 16 टू 24 मंथ्स। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, ठीक है, जो 7 डोजेस हैं 2 ml के ही लगते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ईच एट 6 मंथ इंटरवल बिगनिंग 6 मंथ आफ्टर सेकेंड डोज। मान लो फर्स्ट डोज उसको 9 मंथ पे लग गया है ना, उसको पिला दिए। फिर सेकेंड डोज उसको अपन ने दिए कब, 24वें या 20th मंथ पे, ठीक है, 20th मंथ पे जब वो हो गया, अभी 2 साल का नहीं हुआ, 20th मंथ पे अपन ने उसको सेकेंड डोज दिए। तो इस 20th मंथ से 6 महीने बाद इसको अपन कौन सा थर्ड डोज देंगे, है ना, यानी 26 वीक पे। फिर इसके 6 महीने बाद यानी कि कितना हो गया 32, 32वां महीने का जब वो बच्चा हो जाएगा तब, यानी 6 मंथ अपार्ट, तब अपन उसको कौन सा डोज देंगे, फिर से 4th डोज। तो इस तरह से चलता है हिसाब किताब। तो ईच एट 6 मंथ इंटरवल्स बिगनिंग 6 मंथ आफ्टर सेकेंड डोज।
ये उसका मतलब इस लाइन का। टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोफिलैक्टिक डोज लग रहा है अपन? 9 प्रोफिलैक्टिक डोज। 7 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ना एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8वां 9वां, तो टोटल कितने हो गए भाई? 9 डोज अपन उसको दे रहे हैं। ऐसा खुद ही लिखा है ना 9 डोज तक के, फिर भी मैं काउंट करके बता रहा हूँ, ठीक है तुमको। टिल 5 ईयर्स, जब तक 5 साल, टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल के बच्चे से पहले तक के उसको 9 प्रोफिलैक्टिक डोजेस मिल जाते हैं विटामिन ए के। टोटल अगर कोई पूछे टोटल कितनी क्वांटिटी तुमने दी, तो तुम बोल सकते हो कि 1 लाख यूनिट तो सबसे पहले, बाकी सब में 2 ही 2 है, ठीक है, तो 17 लाख यूनिट अपन टोटल देते हैं, ठीक है। ये 7 इंटू 2 14, ठीक है, 14 प्लस 2, ये सेकंड डोज, और ये फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट का, 1 ml का, 17 ml या फिर 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ये उसकी चम्मच जो मैं बता रहा था, तो ये व्हाइट कलर की चम्मच होती है, ठीक है, हेल्थ वर्कर, ताकि अपन करेक्ट डोज दे पाए। हेल्थ वर्कर को अपन ट्रेन करते हैं इससे। इज द डोज एनी डिफरेंट फॉर दोज चिल्ड्रन हु शो क्लिनिकल साइंस ऑफ विटामिन ए? अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं, मिल रही है, तो क्या अपन उसको 1 ml देंगे फर्स्ट, मतलब अगर फर्स्ट मुलाकात हुई 9वें महीने पर, अपन को दिख रहा है कि भाई इसको ना कुछ दिक्कत हो रही है, कंजक्टाइवल जेरोसिस है इसको, ठीक है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस का फर्स्ट सिम्टम है, तो अपन उसको सीधे 2 लाख आयु देंगे विटामिन ए इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस, फॉलोड बाय अनदर डोज ऑफ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 to 4 वीक्स लेटर, ठीक है, ये समझे। प्रोफिलैक्सिस, और ये अपन ट्रीटमेंट, ये अपन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट डोज दे रहे हैं अपन इसको, है ना। 2 लाख आयु अपन ने जस्ट जैसे डायग्नोज किया अपन ने, पहले इसको 2 लाख आयु दे दी, और फिर दूसरा सेकेंड डोज अपन उसको कब दे रहे हैं? 1 से 4 वीक बाद, 1 से 4 वीक यानी कि 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के गैप के बाद, डिपेंड करता है कि उस पर कितनी सीवियरिटी है। फिर स्टोरेज क्या है भाई? इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखो, तो ये बहुत लंबे टाइम तक इसको स्टोर कर सकते हैं अपन। अरे बाप रे मेरा गला, ये तो बहुत बोलना है भाई मेरे को। 60 दिन तक के भाई, अगर अपन मान लो इसकी बोतल को खोले ना विटामिन ए की, तो इसको कब तक के चला सकते हैं? 60 डेज तक के। बस एक ही शर्त है कि भाई डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए बस उसमें। रिचेस्ट नेचुरल सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? फिश लिवर ऑयल, फ्रूट रिच इन विटामिन ए, पपाया, मैंगो, ऑरेंज, और एक और जो सबसे काफी जानी मानी चीज है वो है कैरेट, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच और पंपकिन्स, ठीक है। तो जितने पीले फल हो गए ना जिसमें, तो विटामिन ए रिच होते हैं। जैसे पंपकिन अंदर से पीला होता है, पपाया पीला होता है, मैंगो पीला होता है, ऑरेंज में थोड़ा कम मिलता है पर होता है, क्योंकि एक्चुअली में ना ये विटामिन ए क्या है, कौन सा किस तरह का विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। पपाया में थोड़ा सा तुम देखोगे ना, मैंगो, इसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स। फिर ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं भाई कि तुम बताओ विटामिन ए डेफिशिएंसी के क्या क्या मैनिफेस्टेशन देखेंगे आंखों में। तो एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि तुम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, निक्टेलोपिया भी के नाम से भी जाना जाता है। कंजक्टाइवल जेरोसिस, बाइटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस, केराटोमलेशिया। तो ये सब जो हिसाब किताब है ना, नाइट ब्लाइंडनेस का क्लासिफिकेशन बनता है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में काफी अच्छे से दिया गया है। तो उसके क्लासिफिकेशन होता है कि भाई सबसे पहले कंजक्टाइवा में दिक्कत होती है, कंजक्टाइवा के बाद बाइटॉट स्पॉट बनेगा, बाइटॉट स्पॉट के बाद अपना कॉर्निया साइड में पहुंच जाता है, कॉर्नियल जेरोसिस, और उसके बाद केराटोमलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस। उसका मतलब पूरा हिसाब किताब चार्ट को तुमको रटना पड़ेगा, एंड वो स्टेज तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज को अगर क्रॉस करने के बाद ना फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो अपन जितना हो सकता है कि भाई, इसलिए बोल रहे इमीडिएटली अपन डोज देते हैं विटामिन ए का। डायग्नोस हुआ, हल्का सा भी लग रहा है, जेरोसिस दिख रहा है, सीधे अपन उसको विटामिन उसको मुंह में एकदम ठूस देंगे। एक्स्ट्राओक्युलर मैनिफेस्टेशन क्या हो गए भाई, कि आंखों के अलावा भी एनोरेक्सिया, ठीक है, भूख नहीं लगना, ग्रोथ रिटार्डेशन, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, और स्किन, मतलब देखो जो फैट विटामिन होते हैं ना, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन, वो अपने स्किन को हेल्दी रखने में काफी मदद करते हैं। तो अगर आप इन विटामिन पे डेफिशिएंसी आपकी है, तो आपकी स्किन की हेल्थ, जो कि स्किन की इलास्टिसिटी होगी ना, वो थोड़ी सी ड्राइनेस टाइप की होगी, ड्राई सी स्किन होगी आपकी, ठीक है। तो एक बार अगर किसी की ड्राई स्किन हो, तो आप कुछ अमाउंट पे थोड़े पर्टिकुलर गैप में ना फैट सोल्यूबल विटामिन जरूर कंज्यूम कीजिए, नेचुरली, नहीं तो आर्टिफिशियली करना चाहते कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली डोज का ध्यान रखिए, एंड अपने या तो आसपास फिजिशियन से
एक बार पूछ लीजिए जस्ट जाके, कोई अगर आपको पर्चा वर्चा मत कटवाइए, पूछ लीजिए तो भी आपका काम चल सकता है। ससेप्टिबिलिटी टू रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है, ये भी बढ़ जाता है। फिर आता है एक रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन में क्या है, लाइव वैक्सीन है, 6, 10, 14 वीक्स में लगती है, 5 ड्रॉप्स इसके ओरली है, और अप टू 8 मंथ्स टू 1 ईयर इट कैन बी गिवन, 8 महीने से 1 साल तक के इसको दे सकते हैं। फिर आती है एक वैक्सीन जो कि पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट नाम से आता है, पेंटा यानी कि 5 डिजीज के लिए एक वैक्सीन। तो डिप्थीरिया आजकल पेंटावेलेंट बहुत ज्यादा चलती है, पेंटावेलेंट ही चलती है देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि भाई अपन वही चाहते हैं ना, देखो इतने सारे वैक्सीन तुम अलग अलग तरीके से दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा भी सर दर्द है, सरकार का भी दिक्कत है कि भाई वो इतनी वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी चाहेगी कि भाई कोई अगर एक ऐसी वैक्सीन है जो कि 5 in 1 है, ठीक है, अगर मैं तुमको कहूँ कि भाई तुमको कोई 5 in 1 शैम्पू मिल रहा है तो तुम वो लेना पसंद करोगे ऑब्वियसली, अगर वो अच्छा है एंड उसके इंग्रेडिएंट अच्छे हैं तुम वो लेना पसंद करोगे ना, तुम उसे शैम्पू भी यूज कर लो, कपड़े भी उसी से धो लो, बर्तन भी उसी से मांज लो, दांत भी उसी से घिस लो, नहा भी उसी से लो, फेस वॉश की तरह भी यूज कर लो। तो 5 in 1, 6 in 1 इस टाइप की चीज लेना जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा उसको पुराएगा कि हाँ 100 रुपए का एक बॉटल ले लेता हूँ 5 in 1, ज्यादा पुराएगा एज कम्पेयर टू 500 रुपए में अलग अलग चीजों में खर्च करूँ। उसी तरह से 5 डिजीज के लिए एक ही वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हिब के नाम से भी। पेंटावेलेंट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज लगते हैं 6, 10, 14 पे, फर्स्ट लगेगा 6 पे, सेकंड लगेगा 10th वीक पे, थर्ड डोज लगेगा 14th वीक पे। 0.5 ml इसका डोज है, IM इसका रूट है इंट्रामस्कुलर, और एंटेरोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ये मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है पर ज्यादातर जो बुक्स में है उसमें मिड थाई लिख के रख दिया है, छोड़ दिया, तो तुम एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई बोल सकते हो, मिड थाई काम चल जाएगा, लेफ्ट राइट की एकदम इतना क्लैरिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है ये जो वैक्सीन है भाई, ये काफी ज्यादा चलती है, OPV। हाँ, एक सेकंड, कितना बचा है, आई थिंक 490, अभी तो 20 पेज बचे हैं, ब्रेक टाइम बाबू, रुको। तो कहाँ थे भाई, ओरल पोलियो वैक्सीन पे, OPV के नाम से जो जाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन चल रहा है ना भाई, रिकॉर्डिंग सब, हाँ 47 मिनट्स हो गए, अभी भी कितना बचा है, 470, 490, यहीं तक के आना है वैक्सीन पे, अपन को ये सफर है अपना। तो ओरल पोलियो वैक्सीन आइडेंटिफिकेशन क्या होगा भाई, ग्लास बॉटल होगी हैविंग VVM, तो वैसे VVM तो लगभग सब में होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नहीं है अलग से। टाइप क्या है इसका, लाइव वैक्सीन है ये, रूट क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन नाम से ही बता रहा है भाई। डोज क्या है, 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की भाई, पोलियो को इतने ऐड और इतने स्टेशन से लेकर हर जगह उसका बोल प्रचार चलता रहता है, तो आई थिंक इतना पता होना चाहिए तुमको। शेड्यूल क्या है, तो 0 डोज एट बर्थ, ठीक है, 0 डोज एट बर्थ, बाय कन्वेंशन इट रिप्रेजेंट द डोज गिवन टू द न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इफ अपॉर्चुनिटी एक्सिस्ट, दिस 0 डोज इज नॉट टू बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इस 0 डोज को आप रूटीन इम्यूनाइजेशन पे काउंट नहीं करेंगे, अगर आपको मौका मिला तो आप उसको 2 बूंद डाल दो, पर नहीं मिला कोई बात नहीं, उसका रूटीन एक्चुअली में कब है, 6 वीक, तो छठवे 6, तो जो 6, 10 वीक्स, तो 6, 10, 14 वीक्स है ना, वो उसका एक्चुअल रियलिटी में अपन काउंट करते हैं कि भाई इसको OPV अपन इस टाइम पे तो देना ही देना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। फर्स्ट वाला जो OPV 0 डोज है ना, वो ऑप्शनल है, दे सकते हो तो दे दो, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। फिर only purpose of this 0 dose is to give at least 1 dose of OPV in case the child does not get a chance to get immunized, कि भाई अगर इसके बाद आपको पता चला कि भाई कोई रिमोट एरिया पे है या कोई ऐसा पहाड़ी एरिया पे जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये कम्युनिटी फिर अपन को नहीं मिलेगी या ये बच्चा वापस शायद नहीं आ पाए, ठीक है, तो इसलिए अपन ऐसा सेफ्टी साइड के लिए ऑप्शनल डोज अपन उसको दे देते 0 डोज, नहीं तो 6, 10, 14th वीक्स में जो डोज लगेगा वो उसका एक्चुअल में प्राइमरी इम्यूनाइजेशन डोजेस है। अब बूस्टर इसका कब लगता है, 16 to 24 मंथ्स में, अलॉन्ग विद DPT बूस्टर। डायलुएंट इसमें कोई नहीं, ओरल पोलियो है भाई, सीधे आ करो और 2 बूंद दे दो। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओरल, ठीक है, एक होता है ओरल जो एक सैबिन पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन को ना बस सैबिन भी बोलते हैं, सैबिन वैक्सीन, ठीक है, सैबिन पोलियो वैक्सीन कंटेन लाइव एटेन्यूएटेड वायरस टाइप 1, 2 and 3। पोलियो वायरस के टाइप्स होते हैं, पोलियो वायरस 1, फिर 2 और 3, तो अलग मतलब जो उसका क्या बोलते हैं, सेकंड जो टाइप 2 पोलियो वायरस है ना, वो इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेट एलिमिनेट हो चुका है, देखते हैं आगे, चलो यहाँ तक के इरेडिकेट हो चुका है।
ठीक है। तो इस पे अब इसमें क्या देते हैं भाई कि मोर देन 3 लाख यूनिट टिश्यू कल्चर इन्फेक्शन डोज TCID यूनिट 50 टाइप 1 पोलीडोज का। तो ये सिर्फ एक नाम बता रहा है, तुमको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो तुम बस इसका ध्यान रखो कि 1, 2 और 3 इसमें मतलब टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है ना, सेबिन वैक्सीन, इस पे अपन 3 वायरस जो होते हैं, तीनों टाइप के वायरस 1, 2 और 3 पोलियो वायरस के सब टाइप्स, उनको लाइव और एटेन्यूएटेड फॉर्म पे अपन देते हैं। डोज याद रहे तो ठीक है। सबसे कम डोज जो होता है वो टाइप 2 वाले का होता है, क्योंकि टाइप 2 ना हट मतलब जा चुका है, टाइप 2 अब इतना कॉमन नहीं है। आई थिंक टाइप 2 ही इरेडिकेट एलिमिनेट हो चुका है, बाकी के अभी भी हैं इस तरह से। साइड इफेक्ट क्या है इसका, बहुत ही वेरी रेयर है, लेकिन है। कौन सा है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। तब ये इसका भले ही बहुत कम चांसेस हो, पर एक्चुअली में अपने पास मतलब अगर कोई साइड इफेक्ट है जो कि इतना दिक्कत कर सकता है। एक सेकेंड, तो कहाँ थे भाई अपन, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो VAPP। तो भाई ये ऑब्वियसली इसका साइड इफेक्ट बहुत रेयर होता है, पर है और काफी सीवियर साइड इफेक्ट है, इसलिए भाई इसको देख समझ के अमन मतलब इसको ना थोड़ा ओरल पोलियो वैक्सीन को आजकल कम कर दिए हैं, फिर भी देते हैं। ठीक है। स्टोरेज क्या है भाई इसकी, लॉन्ग टर्म बल्क स्टोरेज क्या है, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस डीप फ्रीजर पे इसको स्टोर कर सकते हैं। जबकि एक्चुअली में देखा जाए तो फ्रीज नहीं करना चाहिए, है ना, इसलिए मैं तो कहूँगा ILR पे ही रखो भाई। PHCs में रख देते हैं ILR, लॉन्ग टर्म बल्क स्टोरेज के लिए अपन डीप फ्रीजर का यूज कर रहे हैं, बट फिर भी ILR बेस्ट। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले ILR ही बोलो, उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म बल्क स्टोरेज तो तुम उसको थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हो कि SSD डीप फ्रीजर पे भी यूज कर सकते हैं। पर कोई भी पूछे स्टोरेज की, पहले ILR बोलो, सेफ साइड में रहोगे। +2 to +8 डिग्री सेल्सियस 1 मंथ के लिए। व्हाट हैपेंस इफ मोर देन 2 ड्रॉप्स आर गिवन। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 ड्रॉप से ज्यादा यदि पत्थर की लकीर थोड़ी ना, 2 ड्रॉप से ज्यादा तीसरी चौथी ड्रॉप भी होगी तो चाइल्ड को बस माइल्ड डायरिया हो सकता है। ठीक है, 2 ड्रॉप देते क्यों है, लेकिन 2 ड्रॉप सफिशियंट है इसीलिए, है ना। पर 2 ड्रॉप से ज्यादा भी अगर दे दिए, 3 या 4 ड्रॉप भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बच्चे को माइल्ड डायरिया हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है। OPV लाइव वैक्सीन जो है तो ओरल है। ठीक है। किल्ड पोलियो वैक्सीन, किल्ड पोलियो वैक्सीन कौन सी होती है, IPV होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये सॉक कहलाती है। तो ऐसे सेबिन एंड सॉक के बारे में अगर कभी बोले ना, सेबिन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और सॉक होता है SAL के जो है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बात कर रहे हैं। ये इंजेक्टेड होती है, इंजेक्टेड एंड हैज द एंटीजन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ओवर OPV मतलब सेबिन ओवर सॉक है, तो इजी टू एडमिनिस्टर ओरली। OPV ये जो सेबिन वाली वैक्सीन है, ओरली वाली वैक्सीन है, इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हो, मुंह खोले 2 ड्रॉप डाले हो गया काम। बोथ ह्यूमरल एंटीबॉडीज एंड इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी, लोकल गट इम्यूनिटी भी इंड्यूस होती है, तो ये इसका एक फायदा है। और पोलियो वायरस ना एक्चुअली में फैलता है किससे, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पीको ओरल रूट, हाँ पीको ओरल रूट ही, हाँ पीको ओरल रूट। GIT में दिक्कत करता है पोलियो, फिर उसके बाद अंदर मतलब फिर उसके बाद अंदर घुस के तो वो जो जो हिसाब किताब करेगा बात की बात है, पर मोड ऑफ ट्रांजिशन उसका पीको ओरल है। फिर small dose is required as agent multiplies in the host and hence it is economical. स्मॉल डोज इज रिक्वायर्ड, मतलब 2 बूंद इजीली आप इकोनॉमिकली भी आपको पड़ता है ना कि भाई एक पूरी मतलब एक अगर जो ड्रॉप है, मतलब अगर से ड्रॉपर है ऑन भोसड़ी का चुधर है, क्या पता चिल्ला रहा है दिया। मान लो कि भाई जैसे एक माँ चुधवा रहे हैं, होना प्यार है, का होना प्यार है, चूतिए वही लोग हैं जिनको प्यार व्यार के नाम पे कुछ मिल नहीं पाया और अब चिथियाते रहते ही का होना प्यार है, का होना प्यार है। कहाँ 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 थे भाई अपन। तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें अपने वैक्सीन एक तुमको 10 रुपए की पड़ी, अब इसमें इजीली तुम 20 लोगों को आराम से ना तुम ऐसे 2-2 ड्रॉप करते दे सकते हो, तो इकोनॉमिकली बड़ा फीजिबल भी है अपने लिए, इसीलिए, है ना। स्मॉल डोज इज रिक्वायर्ड, एजेंट मल्टीप्लाइज इन द होस्ट एंड हेंस इट इज इकोनॉमिकल। थोड़ा सा डोज दिए, एजेंट मल्टीप्लाई भी हुआ, क्योंकि लाइव वैक्सीन है, एजेंट मल्टीप्लाई हुआ एंड फिर अपने अगर मल्टीप्लीकेशन हो भी गया थोड़ा सा, तो भी भाई अपना इम्यून सिस्टम ऐसी तैसी मचा देगा। वैक्सीन वायरस में बी ट्रांसमिटेड टू अनइम्यूनाइज्ड कॉन्टैक्ट्स टू देयर बाय स्प्रेडिंग द इम्यूनिटी टू देम। हर्ड इम्यूनिटी नाम की एक चीज होती है कि भाई
मान लो कोई व्यक्ति को वैक्सीन लगी है एंड वो किसी अनइम्यूनाइज्ड के बंदे के कांटेक्ट में आ गया एंड उसको भी ये इम्यूनिटी दे, मतलब इम्यूनिटी भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब आप सोचो कि इम्यूनिटी कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, तो भाई जैसे फीकोरल रूट है, ठीक है। अब भाई किसी के स्टैंडर्ड किसी को ओपीवी लगा, ओपीवी जैसे किसी को ड्रॉप लग गई, अब फिर भी उनका ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी लो है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी लो है, तो उनका भाई फीकोरल रूट के जरिए कुछ जैसे इम्यून, वैसे फीकोरल रूट में कुछ गलत बोल रहा हूँ आई थिंक, फीकोरल रूट से इम्यूनिटी का ट्रांसफर ही थोड़ा अजीब है सुनने में। तो कुछ और एग्जाम्पल, इसका अपन एग्जाम्पल आगे के लिए बताते हैं, ठीक है। मैं इस पे अभी नहीं घुसूंगा, इस पे है एक पूरा, अभी नेक्स्ट आएगा पूरा हर्ड इम्यूनिटी पे। आई थिंक किस पे आएगा हर्ड इम्यूनिटी, अपना कौन से वाले चैप्टर पे आने का था, एपिडेमियो पे नहीं आता, मैं बता दूंगा तुमको, अभी रुक जाओ। ये फिर मैं थोड़ा गलत एग्जाम्पल बता दूंगा तो सर कोई कहेगा कि भाई कुछ भी बोले जा रहा है, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी नाम की भी एक चीज होती है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी की भाई वैक्सीन वायरस में भी, तो वैक्सीन का वायरस में भी ट्रांसमिटेड टू अनइम्यूनाइज्ड कांटेक्ट पे भी वो वायरस फैल सकता है। तो वैसे मैं सही तो बोल रहा हूँ यार कि भाई फीकोरल रूट से जो वैक्सीन वायरस है वो भी ट्रांसमिट हो गया एंड ट्रांसमिट होके भाई उस बंदे के मतलब किसी तरह से बंदे के अंदर आ गया फीकोरल रूट के थ्रू। नॉट अ वेरी गुड वे टू स्प्रेड इम्यूनिटी, बट ठीक है, अगर इस तरह से वायरस अंदर आ गया एंड फिर वो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम ने उसको इस तरह से कर दिया एंड उसको भी इम्यूनिटी प्राप्त हो गई, तो ये हार्ड इम्यूनिटी के अंडर आता है। तो वैसे देखा जाए तो सही बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा ग्रॉस एग्जांपल हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं है। ओपीवी डिसएडवांटेज ओवर किल्ड, ओपीवी का डिसएडवांटेज भी है, रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन राइट टिल द पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन, कोल्ड चेन मेंटेन करना। फिर लाइफ सेवन वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन, इसको अपन ये जो लाइफ सेवन वैक्सीन है ना, ये ओपीवी वाली है, अपन प्रेग्नेंट वुमेन को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को नहीं देते, क्योंकि भाई पता चला वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो हो गया। स्मॉल रिस्क ऑफ वैक्सीन वायरस रिटेनिंग विजिलेंस एंड कॉज पैरालिटिक पोलियो, वही मैं बोल रहा था ना, रिस्क इज 1/54 मिलियन, मतलब 54 मिलियन लोगों में से किसी एक बंदे को वीएपीपी हो सकता है। तो ऐसे तो यार देखा जाए तो भाई हर वैक्सीन का, हर दवाई का, ठीक है, कोई ना कोई एक बोलते हैं ना कि एक साइड इफेक्ट होता है, हो सकता है फेटल भी हो सकता है नॉन फेटल हो, पर होता है, और किसी को भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है भाई कि आप कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। 54 मिलियन में से एक बहुत ही कम रेशो है, पर है, ठीक है। प्रोटेक्टिव एफिकेसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ओपीवी 70 to 80% इसकी एफिकेसी है, और लाइफ लॉन्ग इसके अपन को इम्यूनिटी मिल जाती है ओपीवी के बाद। ये शुड अ चाइल्ड हैविंग डायरिया और अदर सिकनेस बी गिवन ओपीवी ड्रॉप्स, तो दे सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, कुछ लोग सोचते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एनआईएस के अंडर आता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो ये दोनों अलग अलग है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन अलग चीज है, देखो, साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपीवी टू ऑल द अंडर 5 चिल्ड्रन, सारे ही बच्चों को ऑफ दैट एरिया, मतलब किसी एरिया पे गए, जितने अंडर 5 वाले सबको पकड़ा और सबको ही अपन ने क्या बोलते हैं ओपीवी की वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब कि 2-2 बूंद अपने सबके मुंह में डाल दिया, भले ही उनको पहले वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, ठीक है। ऑर्गेनाइज इन 2 राउंड्स पे 4 to 6 वीक्स अपार्ट। These doses of OPV are over and above the routine immunization, ठीक है भाई, रूटीन इम्यूनाइजेशन से अलग हैं, they are not replacing the routine immunization dose, ठीक है। पल्स पोलियो में अपन कौन से वैक्सीन को यूज करते हैं, तो बाइवेलेंट ओपीवी को, जिसमें कि टाइप 1 और टाइप 3 वाले ही स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन में ट्राइवेलेंट, यानी कि 1, 2, 3 तीनों तरह के स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। फिर आईपीवी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है ना, तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, किल्ड वैक्सीन है पहली बात, तो शेड्यूल इसका क्या है 6 and 14 वीक्स इंट्राडर्मली, और अपन इसका FIPV के नाम से भी कहीं पे है ना, तुमको जैसे F और फिर ऐसा IPV लिखा मिल जाए, तो ये F का मतलब क्या बता रहा है कि ये फ्रैक्शनल डोज है, ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल डोज, ठीक है। 1/5 ऑफ टोटल डोज क्यों, पॉइंट मतलब मान लो अगर 0.5 ml अपन दे सकते हैं, तो भाई अपन FIPV यानी 0.1 ml से भी अपन काम चला देंगे। और क्यों ज्यादा अच्छा होगा भाई, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली आपका कम एक, मतलब ऑब्वियसली 1 ml पे आप कितने लोगों को, आप 10 लोग को इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हो FIPV के थ्रू, फ्रैक्शनल डोज देके। वहीं पे अगर आप उसको फुल डोज देते हो जैसे 0.5 ml, तो आप 2 ही लोग को करोगे, अगर 1 ml की आपकी वायल है जो भी है।
तो ये बात हो जाती है। पर पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं ना, उनका कहना है कि भाई पूरा फुल डोज ऑफ आईपीवी दो 14 वीक पे 0.5 ml IM। तो ये थोड़ा सा अनबन वाली बात है, तो श्रद्धा भक्ति वाली बात है भाई। पीडियाट्रिशियन हो या कुछ हो तो आप पूरा दे दो, नहीं हो तो FIPV से काम चला लो, ठीक है। इंड्यूसेस ओनली ह्यूमरल एंटीबॉडी, क्योंकि अब ये इम्यून मतलब क्योंकि ये इंट्रामस्कुलरली लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें जो हिसाब किताब होगा ना, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। लोकल इम्यूनिटी गट में जाके जो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी हो जाता है। कंपोजिशन ऑफ आईपीवी इसमें क्या है, पोलियो इसका भी कंपोजिशन देखना है तो देख लो। मेन बात वही है कि इसका हिसाब किताब ये जैसे 20D एंटीजन यूनिट होता है, 4D एंटीजन यूनिट सबसे ज्यादा 1-3 सेकेंड जो है ना टाइप 2 वाला, उसको सबसे कम, उसका डोज मतलब सबसे कम ही होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वाले को भी दे सकते हो आप, सेफ इन पर्सन ऑन रेडिएशन थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को भी दे दिया, नो रिस्क ऑफ VAPP, ठीक है, नो रिस्क। एंड इन इम्प्रूव्ड आईपीवी, तो इम्प्रूव आईपीवी में भी तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई इम्प्रूव में कितना डोज आ रहा है कितना नहीं। मेन तो बस इतना ध्यान रखो सेकेंड वाला जो स्ट्रेन है वो सबसे कम होगा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। VAPP का भाई ये बता रहा है कि 1 in 1.27 मिलियन डोजेस ऑफ OPV, मतलब इसमें से एक बंदे को VAPP हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज पोलियो वायरस टाइप 3, ठीक है। VAPP कौन कॉज कराता है, टाइप 3 पोलियो वायरस, caused by a strain of poliovirus that is genetically changed in the intestine from the original vaccine strain, ठीक है। नो आउटब्रेक एसोसिएटेड विद VAPP, इसका कोई आउटब्रेक नहीं होता कि सबको, इट इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल डोज ऑफ OPV administered in a child or can occur in a close unvaccinated or non-immune contact। मतलब वही बात है कि भाई ऐसा इसका एपिडेमिक एकदम आउटब्रेक नहीं करता कि एकदम तुमने 4 लोग को ड्रॉप दी OPV की और चारों को वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो होगा, ऐसा नहीं होगा। एक को होगा अगर होना रहा तो, और उसके भी चांस कितने, 1/54 मिलियन में से एक बंदा, बहुत ज्यादा होता है भाई। और एक वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस भी होता है, तो वेरी रेयर स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस जेनेटिकली चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रेन कंटेन्ड इन OPV। तो ये पोलियो वायरस टाइप 2 होता है, जिसे CVDPV भी बोलते हैं, कैन ऑकर इन 3 फॉर्म, सर्कुलेटरी इम्यूनोडेफिशिएंट। ये मैं एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। जैसे एक स्विच करके एक चीज थी, स्विच का मतलब अभी तो अब नहीं पूछेंगे, पहले थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन था ये पुराने, अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। बाय चांस स्विच के बारे में कोई एक्सटर्नल पूछ ले तो पूछ ले। बाप रे, अभी तो एक और लेक्चर रिकॉर्ड करना है, बहुत ही मशक्कत वाली जिंदगी है भाई ये तो। रिप्लेसिंग ट्राइवेलेंट OPV विद बाइवेलेंट, स्विच का मतलब क्या हो गया, पहले ट्राइवेलेंट यूज करते थे, बाइवेलेंट की तरफ आ गए। तो ये बाइवेलेंट OPV मतलब कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 14-15 पे, फिर 2016 पे रिप्लेसमेंट चालू हुआ, और फिर विड्रॉ OPV ओरल पोलियो वैक्सीन को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया 2019 से 20 के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि भाई अपना जो वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो है या सर्कुलेटरी वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है, इसका रिस्क था, एंड इसका इवन रिस्क था तो अपन ने कहा कि यार अगर FIPV से रिस्क नहीं होता है और इसको अपन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदों पे भी दे सकते हैं, तो अपन OPV को पूरा ही हटा देते। तो 2 बूंद जिंदगी की ना थोड़ा सा कम हो गया। आई थिंक मैंने भी नहीं सुना 2 बूंद जिंदगी की आजकल चल रहा है कि नहीं है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब स्टेशन वेशन पे मैं जब भी गया हूँ, मैंने देखे हैं कि ऐसे नर्सेज बैठते हैं जो मतलब ये वैक्सीन मतलब हेल्थ वर्कर्स बैठते हैं कि भाई वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए। मैंने बाकी ध्यान नहीं दिया कि ओरली दे रहे हैं या FIPV के थ्रू दे रहे हैं। और स्ट्रेटेजी विड्रॉल तो यही सब है कि भाई इंडिया स्विच डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 25 2016, वैलिडेशन ये सब इतना नहीं पूछने वाला कोई। ओपन वायल पॉलिसी ये जरूर पूछ लेता है, ये काम की चीज है अपने। कंसेप्ट ऑफ रीयूजिंग ऑफ पार्शियली यूज्ड वायल्स, अगर मान लो तुमने पूरी वायल में से आधी वैक्सीन यूज की आधी रखी है, तो भाई इसको रीयूज कर सकते हो कि नहीं, करना चाहिए, क्योंकि भाई वैक्सीन भाई महंगी होती है यार, ठीक है। और अगर आप उसको यूज कर सकते हो तो अच्छी बात है ना। अलाउ रीयूज ऑफ पार्शियली यूज्ड मल्टी डोज वायल्स ऑफ एप्लीकेबल अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन सबसीक्वेंट सेशन बोथ आउटरीच एंड फिक्स्ड अप टू 28 डेज सब्जेक्ट टू मीटिंग सर्टेन कंडीशन। अगर सर्टेन कंडीशन को वो मीट कर रहा है तो आप 28 डेज तक के भी उस वायल को यूज कर सकते हो, जो भी एक्चुअली में एडिक्वेट है। तो रिड्यूस का वैक्सीन वेस्टेज को रिड्यूस करना ऑब्वियस सी बात है भाई।
जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी बात है ना, कि जितना कम आप वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा। तो वैक्सीन और खाना, इन दो चीज़ों को भाई वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए उतना ही लो जितना ज़रूरत है। और ऑब्वियसली वैक्सीन एक बार खुल गई तो आप उसको फिर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो लिक्विड वाले होते हैं और पाउडर, फ्रीज ड्राइड या लाइफ वैक्सीन के नाम से जो पाउडर फॉर्म पे होते हैं, तो इसमें डाइल्यूएंट लगता है। तो मीजल्स, एमआर, बीसीजी, जेई, रोटा वायरस, ये सब क्या है, फ्रीज ड्राइड, तो इस पे नॉट एप्लीकेबल। इसको अपन ओपन वायल पॉलिसी के, ये वायल खुली, आप डाइल्यूएंट मिलाओ और यूज कर लो, ठीक है। बाकी लिक्विड में जैसे डीपीटी है, टीटी है, हेप बी है, ओपीवी, पेंटावेलेंट, इंजेक्टेबल आईपीवी, तो ये इसमें ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। तो एक्सपायरी डेट अगर नॉट पास्ट, पहली बात तो एक्सपायरी डेट अगर पास्ट हो गई तो फिर तो आप उसको यूज नहीं करोगे। भले आपने सिर्फ एक पेशेंट को दिया और अभी भी उसमें 9 पेशेंट की जितनी दवाई बची है और एक्सपायर हो गई, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ओपन वायल्स नेवर बी सबमर्ज्ड इन वाटर, बहुत ही बेसिक सी कॉमन सेंस वाली बात है। एंश्योर ऑल द ओपन वायल हैज रिकॉर्डेड डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग, ये इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन वायल पॉलिसी, इसमें कौन कौन सी, लायोफिलाइज फ्रीज ड्राइड वाली जो वैक्सीन होती है वो नॉट एप्लीकेबल। कौन से एप्लीकेबल है, डीपीटी, टीटी, लिक्विड वैक्सीन जो है वो एप्लीकेबल है, एंड उसकी कंडीशंस क्या है वो लिखिए। एनआईएस क्या होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बेनिफिशियरीज प्रेग्नेंट फीमेल, न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो टेबल है ये तुमको अच्छे से रटना है, याद करना है, घोटना है, जो तुम बोल लो, पर ये तुमको पूरा पता होना चाहिए। तो एक दो बार लिखोगे तो काम चल जाएगा। बाकी का फिर अपन थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट भी निपटाते हैं, एंड इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। वैक्सीन को 1 घंटे हो गए, आई थिंक ये 1.5 घंटे तक पहुंचेगा। ये वैक्सीन टॉपिक है भाई, क्योंकि तो ऑब्वियसली ये तुमको बहुत जगह काम आएगा, पीडियाट्रिक्स से लेके तुम्हारी पोस्टिंग से लेके हर जगह, जिंदगी भर, है ना। एमओ एमओ बन गए तो भी तुमको पता ही होना चाहिए भाई कौन सी वैक्सीन कब कहाँ लगा रहे क्या। अब एमओ तो सबको बनना ही है, अगर 10 लाख या 20 लाख जितना भी बॉन्ड अमाउंट नहीं भरोगे तो बनना ही है, तो पता रहना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, तो ये पहली बात, वैक्सीन एक कॉलम वाइज है, वैक्सीन शेड्यूल, डोज, रूट, साइट, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, TT1, TT2, सबसे पहले अपन क्या देंगे, प्रेगनेंसी जैसी प्राइमरी और प्राइमी है, या और उसका लास्ट चाइल्ड बर्थ अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो अपन उसको TT1 टेटनस टॉक्साइड 1 और TT2 का डोज देते हैं। TT1 अर्लिंग प्रेगनेंसी, जैसे ही पता चला वैसे ही ठोक दो, 0.5 ml IM अपर आर्म पे। TT2 4 वीक आफ्टर TT1, 0.5 ml IM अपर आर्म पे ठोको। TT का बूस्टर इफ रिसीव्ड, तो अगर टीटी का बूस्टर कब लगेगा, अगर मान लो भाई इफ रिसीव 2 टीटी डोज इन प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years, अगर मान लो उसका, वही बताया था ना मैंने कि बूस्टर कब लगता है हिसाब किताब, कि अगर कोई महिला है जिसका बच्चा अभी हुआ है, जिसका बच्चा भी रिसेंटली 3 साल के अंदर पे ही हुआ है और उसको ये TT1 TT2 लगे थे, तो भाई अपन को बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 3 साल से ज्यादा का हो गया है, मान लो 4 साल हो गए उस बच्चे को, अब उसके बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हुई है वो फीमेल, तो अपन TT बूस्टर लगाएंगे, TT1 TT2 का अपन झमेला नहीं पालेंगे, ठीक है। और 0.5 ml IM अपर आर्म पे। फिर इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट अगर हो गया तो BCG का 0 डोज बर्थ डोज, सबसे पहले अपन BCG की बात की थी, एट बर्थ और एसेप्ट टिल 1 year ऑफ एज डायरेक्ट BCG। डायरेक्ट BCG में क्या कर रहे थे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, 1 साल के बाद ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अपन BCG देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट BCG। तो 0.05 ml अंटिल 1 month, और अगर 1 मंथ या 4 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मैंने बताया था 4 हफ्ते से ऊपर का हो गया, अंटिल 1 year, तो 4 वीक्स टू 1 year तक के 0.1 ml देंगे। इंट्राडर्मल देते हैं भाई इसको, मैंने बताया था सबसे पहली बात है, इंट्राडर्मल देते हैं लेफ्ट अपर आर्म पे, हाँ, और इसका निशान विशान भी होता है पूरा, ठीक है। स्टेजेस रेजिमेंट, पेप्यूल एप्यूल और वो सब पूरा एक क्रस्ट बनेगा, तो वो तुम अब भी पढ़े हो यार, ठीक है, भूलना नहीं। हेपेटाइटिस बी मैंने बताया था ऑप्शनल डोज होता है, पर हो सकते हैं तो दे दो एट बर्थ और एसएफ विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये जो सी एन ए डैश है ना, तो विद को मैं इस तरह से लिख देता हूँ विद इन, ठीक है, ये विद इन है, और अगर सी डैश ऐसा सी डैश आउट लिखा है ना तो वो विद आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई नोट्स खरीदे और कोई कहे तो भाई पता हो एटलीस्ट कि मैं कौन सा एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ, मैं बता दिया। फिर 0.5 ml, ठीक है, इसका डोज IM लेफ्ट इंटरलेटरल साइड ऑफ मिड थाई या इंटरलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। OPV 0 डोज एट बर्थ और एसएफ विद इन 15 days, ये भी ऑप्शनल ही है एक तरह से, OPV की मैंने बात की थी जैसे, ठीक है।
तो ये 0 वाला जो डोज है ऑप्शनल है, बर्थ और एसएफ विद इन 15 डेज, 2 ड्रॉप देंगे ओरल ओरली। अब मेन चालू होता है ओपीवी का एक्चुअल जो अपन डोज काउंट करते हैं प्राइमरी डोज, वो है 6, 10, 14 वीक्स पे अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, 2 ड्रॉप ओरली, ये भी ओरल ही प्रोवाइड करेंगे, ओरल रूट है और ओरल अपन रूट के थ्रू दे रहे हैं, ओरल टाइप है जो भी है। फिर पेंटावेलेंट 1 to 3 जो है, तो वो भी 6, 10, 14 वीक्स पे अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 0.5 ml IM एंड टू लिटिल साइड ऑफ मिड थाई। रोटावायरस 6, 10, 14 सॉरी हाँ, रोटावायरस 6, 10, 14 वीक्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 5 ड्रॉप्स ओरल, और ये भी ओरली देते हैं। फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन कॉन्जुगेट, ठीक है। हाँ मिस, एकदम सर्दी हो गई क्या। न्यूमोकोकल वैक्सीन कॉन्जुगेट एप्लीकेबल अगर जहां पे है, जहां पे ये भी न्यूमोकोकल जो है ना वो एंडेमिक एरियाज पे ही देते हैं, ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेबल लिखा है। 6, 10, 6 और 14 ये ध्यान रखना है, इसमें 10th नहीं आता, इसमें न्यूमोकोकल ना 6 और 14 वाला है। एंड बूस्टर एट 9 मंथ्स, बूस्टर कब है, 9वें महीने पे, 0.5 ml IM राइट एंड लिटिल साइड ऑफ मिड थाई। फिर आईपीवी 6, 14, इसके आईपीवी के भी 2 ही डोज लग रहे हैं, फ्रैक्शनल डोज यानी FIPV जो बोलते हैं ना, स्मॉल एफ और कैपिटल IPV, 0.1 ml। FIP फ्रैक्शनल 0.1, अगर IPV लिख देते तो 0.5 ml लिखता। फिर इंटरडर्मली, ठीक है, तो इंटरडर्मल BCG है, और कौन कौन और है, IPV इंटरडर्मल राइट अपर आर्म पे। मीजल्स या MR1, मीजल्स या तो मीजल्स वैक्सीन होगी या फिर MR1 होगी या MMR होगी, वो 9 कंप्लीटेड मंथ्स टू 9 to 12 कंप्लीट 9 मंथ्स अगर हो जाए, 9 से 12 महीने के बीच में, अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज तक के आप लगा सकते हो, 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म पे। फिर जैपनीज एंसेफेलाइटिस 9 to 12, ठीक है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। तो ये सब अब तुम थोड़ा सा हो सकता है भूल जाओ, तो इसके लिए अपन लास्ट में बस पहुंचेंगे, अपन 482 नंबर पेज नंबर चल रहा है, 490 पे थोड़ा सा तुमको एक आसानी हो जाएगी, इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी तुमको चीजें याद रहेंगी। फिर विटामिन ए का फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ्स विद MR वैक्सीन के साथ ही अपन इसको ठोक देते हैं भाई उसके मुंह में, 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ओरली अपन प्रोवाइड करते हैं विटामिन ए। न्यूमोकोकल बूस्टर 9 कंप्लीटेड मंथ्स, 0.5 ml IM देंगे राइट एंट्रोलिटल एस्पेक्ट ऑफ मिठाई। तो इंट्राडर्मल कौन कौन सी वैक्सीन है, BCG और IPV। सबक्यूटेनियस कौन कौन सी वैक्सीन है, मीजल्स, MR, JE। मेरे को कैसे याद रहता था, मैं तुमको एक बता देता हूँ, तुमको हो सकता है अच्छा लगे ना लगे। JE जो है, ठीक है, JE वैक्सीन या फिर MR या फिर मीजल्स, ठीक है, ये नहीं 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 नहीं, मैं अपने तरीके से नहीं बताऊंगा, नहीं तो भाई विवाद हो जाएगा। नहीं, ना 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 ना, अब भी गलती हो जाती है, अब भी सीधे नोटिस आता है कि भाई आपने कम्युनिटी गाइडलाइन छेड़ दी है, कुछ कर दिया, तो तुम इसको याद कर सकते हो। मैं तुमको बता दी इंटरडर्मल कौन सी है, BCG और IPV। सबक्यूटेनियस होती है मीजल्स, MR और JE। मेरे को एक्चुअली में निमोनिक है और थोड़ा सा विचित्र निमोनिक है, इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाह रहा। मीजल्स, MR, JE वो सबक्यूटेनियस, इंटरडर्मल BCG IPV, बाकी जितनी वैक्सीन है वो सब IM वाली है, इंट्रामस्कुलर वाली। चिल्ड्रन की बात करते हैं, अभी अपन ने इन्फेंट तक का देख लिया, इन्फेंट कितने होते हैं, अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक के। अब अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा हो चुका है, ठीक है, तो चिल्ड्रन कहला जाएगा। फिर चिल्ड्रन पे क्या आ जाएगा, DPT बूस्टर 1, 16 to 24 मंथ्स, 0.5 ml IM इंटरलिटल साइड ऑफ मिड थाई। OPV का बूस्टर भी 16 to 24, 2 ड्रॉप्स ओरली। JE का भी, JE2 का 16 to 24 सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। MR2 का 16 to 24 मंथ्स, 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म। विटामिन ए 2nd to 9th डोज, ठीक है, ये बाकी जितने डोज है 16 to 18 मंथ पे लगना चालू होंगे। देन 1 डोज एवरी, वैसे 16 to 24 था तुमको, अगर मैंने मतलब बताया था, 18 इसमें लिखा है, बाकी 16 to 24 मंथ्स। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब वही 16 पे चालू हुआ, तब इसके 6 महीने बाद 3rd डोज, तो उसके 6 महीने बाद 4th, तो उसके बाद 6 महीने बाद 20th में चालू हुआ है, तो वही एग्जाम्पल जो मैंने बता चुका है पहले भी ऊपर। फिर 2 ml वही 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ओरली। DPT बूस्टर 5 to 6 ईयर्स, DPT बूस्टर 2 जो है वो लगेगा 5 to 6 ईयर्स पे, 0.5 ml IM अपर आर्म। और TT का बूस्टर 10 और 16 साल पे, ठीक है, 0.5 ml IM अपर आर्म पे। बाप रे, तो 2-4 बार उसको रटो, लिखो, लिख लिख के रटो, और फिर
वाइवा से पहले भी, पेपर से पहले भी उसको देख कर जाना ही जाना है। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जो कि देखने ही देखने, खासकर NIS हो गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, कुछ डोजेस हो गए। योजनाएं तो अभी अपन इसलिए लास्ट में, मैंने योजना इसलिए लास्ट में रखी है क्योंकि भाई तुम जितने जल्दी पढ़ोगे उतने जल्दी भूल भी जाओगे, इसलिए उसको लास्ट में पढ़ लो एक बार मेरे साथ, और फिर उसको ना उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा हर दिन रिवाइज करो तो तुम भूलोगे नहीं, तुमको हो जाएगा याद। फिर डिलेड इम्यूनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अगर फुल मतलब क्या हो रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हो, बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से पहले तक। अगर बच्चा 1 साल से पहले तक, 1 साल का होने से पहले तक के उसको 3 डोज ऑफ OPV, 3 डोज ऑफ रोटा वायरस अगर एप्लीकेबल है, 3 डोज ऑफ पेंटावेलेंट, 1 डोज ऑफ IPV, मीजल्स, MR फर्स्ट डोज, JE फर्स्ट डोज, ये सब अगर उसको लग गया है तो वह फुल इम्यूनाइज्ड बच्चा कहलाएगा। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होगा कि भाई अगर 2 साल, अगर अपन कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का टर्म यूज कर रहे हैं ना कि भैया ये बच्चा कंप्लीट इम्यूनाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या हो कि भाई 2 साल का बच्चा, मतलब 2 साल की एज होने से पहले तक के उसको मीजल्स, MR2, DPT बूस्टर, पोलियो बूस्टर, JE2 बूस्टर, ये सब भी लग चुके हैं ऊपर वाले के साथ साथ। ठीक है, तो फुल इम्यूनाइजेशन अप टू 1 ईयर ऑफ, बिफोर 1 ईयर ऑफ एज के हिसाब से ये सारी चीजें लग जानी चाहिए। कंप्लीट अगर बोल रहे तो ये सब। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन, डिलेड इम्यूनाइजेशन का एज लिमिट क्या है, BCG की एज लिमिट क्या है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज अपन लिख के बता रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है, सब क्लिनिकल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, तो फिर उसके बाद अपन को ट्यूबरकुलिन टेस्ट करना पड़ता है, एंड अगर उसके बाद फिर अपन डिसाइड करते हैं कि इनडायरेक्ट BCG देना है कि नहीं देना। हेप बी का 0 डोज होगा 24 आवर्स, हेप बी का जो नॉर्मल जो रूटीन में है 1 ईयर ऑफ एज तक के दे सकते हैं। OPV 0 डोज अप टू 15 डेज, जैसा अपन सब ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बार अपन इसको अलग से लिखा गया है। OPV का जो रूटीन एक्चुअल में है वो 5 ईयर्स ऑफ एज तक के दिए जा सकती है OPV। पोलियो केसेस आर मोर कॉमन इन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज, इसलिए अपन 5 ईयर्स के नीचे वाले जितने बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं। पल्स पोलियो में भी, साथ साथ ये रूटीन इम्यूनाइजेशन पे भी। पेंटावेलेंट 1 साल तक आप दे सकते हो। ठीक है, 1 ईयर ऑफ एज तक के। रोटा वायरस भी आप 8 मंथ टू 1 ईयर तक की एज तक के दे सकते हो। मीजल्स 5 साल की एज तक के दे सकते हो। क्यों दे सकते हो कि भाई मोर कॉमन है 5 लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज वाले। DPT सेम, क्या 7 साल तक के DPT के भी वही सेम रीजन है, लेस देन 7 ईयर्स। ठीक है, हल्का सा कट गया था। ठीक है, तो वही कॉमन सेंस वाली बात है। JE का अप टू 15 ईयर, TT का कोई एज लिमिट नहीं होती, इसलिए बोल रहा हूँ कि TT लगाना चाहिए 5 साल के, 3 से 5 साल के गैप में लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन ए 5 साल तक के प्रोफाइलेक्टिकली अपन देते हैं, उसके बाद भी विटामिन ए की कमी पड़ रही है तो ऑब्वियसली आप खाने से एंड जो उसके थोड़े बहुत जो मल्टीविटामिन आते हैं थोड़ा थोड़ा आप कंज्यूम करते रहो बीच बीच में। फिर अ कम्प्लीटली अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन, अ चाइल्ड 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई एक कंप्लीट अनइम्यूनाइज्ड, मतलब कोई एकदम आपको व्यक्ति मिला जो कि आइलैंड पे था, एक बच्चा, और वो टार्जन या मोगली ओगली है और आपको मिल गया भाई जंगल से, अब 18 साल के आसपास का हो गया, कोई इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं लगा, तो BCG कब, अगर उसको BCG तो आपको देना है तो कब करोगे, मांटुक्स टेस्ट के बाद। ठीक है, इनडायरेक्ट BCG कहलाएगा। OPV का फर्स्ट डोज दोगे, नेक्स्ट 2 डोजेस 1 मंथ अपार्ट, एंड बूस्टर आफ्टर 1 ईयर ऑफ थर्ड डोज। DPT1 आप उसको दोगे उस मोगली को, नेक्स्ट 2 डोजेस, हाँ DPT1, फिर उसके बाद के जो 2 डोजेस हैं 1 मंथ अपार्ट ईच, एंड बूस्टर आफ्टर 1 ईयर ऑफ थर्ड डोज। मीजल्स, MR1, JE1, PCV1 और विटामिन, ये सब भी आप उसको एक एक डोज दे दोगे। ठीक है, आपके मोगली को 4 साल ऑफ एज का अगर कोई बच्चा आ गया तो क्या करोगे। तो ये सब एक्चुअली में ना, ये थोड़े से ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, और खासकर ये MCQ ओरिएंटेशन पे थोड़े ज्यादा है कि इस टाइप के नीट पीजी और INI सेट पे क्वेश्चंस आए, इसीलिए ये अलग से जैसे लिखा गया 4 ईयर ऑफ एज का अगर कोई बच्चा है तो BCG आप उसको दे सकते हो ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग मांटुक्स टेस्ट, भाई इनडायरेक्ट BCG। DPT1 दे सकते हो, OPV1 दे सकते हो, मीजल्स MR1 दे सकते हो, JE1 दे सकते हो, विटामिन ए 2 लाख IU, ये सब आप उसको दे सकते हो। एंड इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट डोज है वो। रेयर सीरियस एडवर्स इवेंट्स, तो ये आपका 2 नंबर पे बन जाते हैं भाई, एडवर्स इवेंट बता दो मेरे को रेयर सीरियस वाले किसी के, जैसे BCG का सुपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, BCG ऑस्टाइटिस हो सकता है, डिससेमिनेटेड BCG इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस बी से आपको गिलियन बार सिंड्रोम भी हो सकता है, ये अभी बीच में पूना में काफी फेमस हुआ था, तो एक बार इस पर आप पढ़ सकते हैं। गिलियन बार सिंड्रोम के ना फीचर्स लगभग थोड़े से सेम, मतलब सेम नहीं होते एक्चुअली, पोलियो जैसे कुछ किसी बीमारी से काफी मिलते जुलते हैं। GBS के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है।
फिर मीजल्स, मीजल्स से क्या हो सकता है, मीजल्स वैक्सीन से एडवर्स इवेंट, कोई सीरियस एडवर्स इवेंट, फेब्राइल सीजर आ सकता है, एनाफिलैक्सिस आ सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ओपीवी से तो अपन ने बात की है, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वैक्सीन, वो पैरालाइटिक पोलियो। टिटनस की बात करते हैं तो ब्रेकियल न्यूराइटिस। डीपीटी से आपको परसिस्टेंट मोर देन 3 आवर इनकंसोलेबल स्क्रीमिंग या क्राइंग अगर बच्चे को देना है। सीजर आ सकता है, हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड भी हो सकता है, आपके पूरे मसल एकदम हाइपोटोनिया में पहुंच गए, हाइपो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो। एचएचई या एंसेफेलोपैथी भी आपको हो सकती है। ये रेयर सीरियस इवेंट्स है पर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, प्रेगनेंसी में तो ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन, जितनी भी लाइव वैक्सीन है प्रेगनेंसी पे अपन उनको नहीं देते। ठीक है। एचआईवी किस किस को एसिम्टोमेटिक अगर है, और मतलब ऑब्वियसली और एचआईवी अगर किसी को है और वो एसिम्टोमेटिक है तो सारी वैक्सीन उसको अपन लगा सकते हैं। अगर सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स हैं, तो ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट एमएमआर, वेरिसिलोस जोस्टर, ये 2 वैक्सीन को छोड़ के आप कोई भी वैक्सीन उसको नहीं लगाओगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इम्यूनोसप्रेस्ड है तो भाई सारी लाइव वैक्सीन आपको नहीं देनी, कोई भी लाइव वैक्सीन उसको नहीं देनी, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुत जाएगा पेशेंट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ऑल लाइव वैक्सीन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड फीवर, टाइफाइड वैक्सीन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कुछ हो रखा है तो सारी आप वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड टुगेदर, मतलब कि येलो फीवर और कोलेरा वैक्सीन, ये ना एमसीक्यू काफी बन जाता है, बहुत फेमस एमसीक्यू। येलो फीवर और कोलेरा वैक्सीन को एक साथ नहीं देते हैं कभी भी, ठीक है, नहीं तो एडवर्स इवेंट हो जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो येलो फीवर कोलेरा वैक्सीन को एक साथ नहीं देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पर्ट्यूसिस वैक्सीन को भाई प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे अपन नहीं देंगे। नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड एपिलेप्सी कंट्रोल मेडिकेशन, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी है, ठीक है, जो कि कंट्रोल्ड है मेडिकेशन के थ्रू, या उसको सेरिब्रल पाल्सी वो भी कंट्रोल्ड है मेडिकेशन के थ्रू, तो क्या हम उसको पर्ट्यूसिस वैक्सीन लगा सकते हैं? कौन सी वैक्सीन अपन उसको लगा सकते हैं? तो उसमें पर्ट्यूसिस अपन लगा सकते हैं। हाँ, अब ये मैं जो बता रहा था भाई, इसके बाद हाँ ये लेक्चर यहाँ पे वैक्सीन वाला फिनिश हो जाएगा। तो भाई ये देखो, ये राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये एकदम सेक्सी सा हीरो टाइप का आदमी है, कितने पैक्स हैं इसके, ठीक है। तो ओपीवी, तो मुंह से भाई क्या क्या दे सकते हैं इसको? ओपीवी, विटामिन है, रोटा वायरस, ये तीनों चीज इसको मुंह से दे सकते हैं, ड्रॉप वाले फॉर्मेट में है ना ये सब, ठीक है। राइट आर्म की बात करते हैं तो आईपीवी इंट्राडर्मल और एमआर सबक्यूटेनियस, ठीक है। आईपीवी और एमआर अपन इसको राइट साइड में देंगे, एमआर इसको सबक्यूटेनियसली देंगे और आईपीवी इसको इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देंगे। वहीं पे लेफ्ट आर्म की बात करें तो बीसीजी इसको इंट्राडर्मल देंगे और जेई इसको क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे। अब वहीं पे भाई इसकी दिव्या के जो हिसाब किताब है इसके नीचे देखते हैं तो ये कौन सा साइड हो गया? राइट साइड है ना, और ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट थाई पे अपन हैप्पी दे रहे हैं उसको। बाकी मैंने बताया था कि इतना एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, आई थिंक जो बुक्स है उसमें लिखा है कि भाई आप किसी भी साइड में दे सकते हो, बट मेरे को लगा कि भाई एटलीस्ट कोई एक साइड पता रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो हैप्पी आप लेफ्ट साइड मान के चलो। पेंटावेलेंट डीपीटी आप किसी भी साइड दे सकते हो, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। न्यूमोकोकल आप राइट थाई पे दोगे, बाकी साथ कोई थाई टू थाई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि आप राइट दे दो लेफ्ट दे दो, दोनों जगह दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वैक्सीन वाला चैप्टर भाई खत्म होता है। हाँ, गला मेरा थक चुका है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए भैया बाय बाय, टेक केयर। नोट्स खरीदो अगर खरीदना हो तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।